So yesterday we were dealing with the impairment. Okay, कल हम लोग impairment से हाँ, डील कर रहे थे और उस impairment में हमने क्या कवर किया. We have seen that if there is a intangible asset and that intangible asset has a definite life, अगर उसकी कोई life defined है, यानी वो कितने साल तक उसकी कोई एक्सपायरी होगी या उसका लाइफ होगा, तो हम उसको नॉर्मली जैसे टैंजिबल एसेट्स को इम्पेयरमेंट करते थे वैसे ही उसको इम्पेयर करेंगे. और लाइक हमने देखा था कि जो भी हमारा इंटैंजिबल एसेट जो डेफिनेट लाइफ वाला है वो कॉस्ट पे दिखाया जाता है और उसका अमोर्टाइजेशन हम निकालते हैं. और हो सकता है कि उसके लाइक परफॉर्मेंस में कुछ पर्टिकुलर या उसकी टेक्नोलॉजी के बारे में, हमने कल मोबाइल गेम्स के बारे में बात किया था, कुछ ऐसा है कि या तो टेक्नोलॉजी चेंज हो गई है या आउटडेटेड हो गई है, तो हमको ये डेफिनेटली समझ में आता है कि ये जो डेफिनेट लाइफ वाला इंटेंजिबल एसेट है इसकी जो परफॉर्मेंस है वो कम हो जाएगी और हमें उसका इम्पेयरमेंट रिव्यू करना पड़ेगा. फाइन, क्योंकि हमारे पास रिवैल्यूएशन मॉडल आईएफआरएस के जैसे नहीं है. बिकॉज आईएफआरएस के हिसाब से आप रिवैल्यूएशन मॉडल आपका होता है और आप अपवर्ड यानी इम्पेयरमेंट लॉस होता है तो रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस भी उसमें आप देख सकते हो कि आपका रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस कितना हुआ है. ठीक है ना. आपको अपवर्ड रिवैल्यूएशन की भी वहां पर आपको कॉन्सेप्ट आता है, यानी आप रिवैल्यूएशन मॉडल में इम्पेयरमेंट लॉस भी देख सकते हो और अगर इसका रिवर्सल होता है या हमारी प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ भी जाती है कुछ सालों के बाद तो वो भी उसमें दे कैलकुलेट. ओके, बट यूएस गैप सेज कि ये अपवर्ड रिवैल्यूएशन कोई कॉन्सेप्ट हमारे लिए नहीं है. यूएस गैप के हिसाब से कॉस्ट मॉडल इज व्हाट दे फॉलो. इनिशियली कॉस्ट पे दिखाएंगे और सब्सिक्वेंटली कॉस्ट से जो भी अमोर्टाइजेशन निकालना है वो निकाल के उसका इम्पेयरमेंट रिव्यू करेंगे. ठीक है ना, कि उसका मतलब परफॉर्मेंस में कुछ चेंजेस आया है या उससे हमें जो एक्सपेक्टेड कैश फ्लो है वो कम हो जाएंगे, ये चेक करेंगे. ठीक है ना. तो अब हम लोगों ने डेफिनेट लाइफ वाले एसेट्स का इम्पेयरमेंट, डेफिनेट लाइफ वाले एसेट्स का लाइफ इंटेंजिबल एसेट्स का इम्पेयरमेंट कैसे करना है वी हैव ऑलरेडी चेक्ड. ओके, तो इसका लाइक सिमिलर टू टैंजिबल एसेट्स इम्पेयरमेंट. इम्पेयरमेंट कैलकुलेशन. तो ये हमारा क्लियर हो गया. बट टुडे व्हाट वी आर डिस्कसिंग इज द इम्पेयरमेंट कैलकुलेशन ऑफ indefinite intangible life intangible assets. एंड अपार्ट फ्रॉम दिस हमने अभी तक गुडविल के बारे में कुछ देखा ही नहीं है. सो वी विल ऑल्सो सी impairment of goodwill which also happens to be a indefinite life intangible asset. Okay, ठीक है. तो ये दोनों अगर हम फिनिश कर देंगे आज तो हमारा चैप्टर फिनिश. Fine, let's go ahead. So now next what we are going to see कि ये impairment कैसे होता है और इसका प्रोसेस क्या है. ठीक है. तो आई एम जस्ट ओपनिंग अ पर्टिकुलर just a minute. या क्वालिटेटिव असेसमेंट, ये एक पर्टिकुलर हम लोगों ने मतलब मेरा एक डाउनलोड किया हुआ जर्नल है. उसमें हम क्या देखेंगे, पहले हम हमारे टेक्स्ट बुक से देख लेंगे, फिर उसके बाद हम एक प्रॉब्लम करके समझ लेंगे ये कैसा होता है. ठीक है. इम्पेयरमेंट ऑफ इनडेफिनेट लाइफ इंटेंजिबल एसेट्स अदर देन गुडविल, यानी कोई भी ऐसे इंटेंजिबल एसेट जो गुडविल के अलावा
इनडेफिनेट लाइफ रखते हैं। यस्टरडे आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड यू कि अगर हम बार बार अपने फ्रेंचाइजी एग्रीमेंट को अगर हम उसको कैरी फॉरवर्ड करते रहेंगे, आई मीन टू से राइट, बार बार रिन्यू कराते रहेंगे, तो वो रेन्यू। इनडेफिनेट लाइफ वाला इंटेंजिबल एसेट हो जाएगा। सो इंटेंजिबल हाँ, एसेट्स इनडेफिनेट लाइफ्स आर नॉट अमोर्टाइज्ड। अमोर्टाइज कैसे करेंगे, क्योंकि इसकी तो कोई एक्सपायरी डेट नहीं है और ये कभी खत्म होने वाला नहीं है, तो जीरो हो, इसका स्क्रैप तो निकलेगा ही नहीं। बट दे मे बिकम हाँ, इम्पेयर्ड। हाँ, लेकिन इनके परफॉर्मेंस में कुछ ना कुछ ऐसा कुछ हो सकता है, जैसे हम लोगों ने कल देखा था कि एक पेटेंट है जिसका लॉ सूट हम लोगों ने फाइल किया हुआ है। अब वो पेटेंट हो सकता है हम उसको लूज कर देंगे। मोबाइल गेम्स के बारे में कल बात किया था, तो कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि उनसे हमें जो, मतलब मैं सीधे सीधे एक बात बोलूंगा, उनसे जो हमें फ्यूचर एक्सपेक्टेड कैश फ्लोस होगा वो कम आएगा। वो कम आने की वजह से हम ये समझ सकते हैं कि उसका इम्पेयरमेंट हुआ है, इसीलिए तो कम आ रहा है। आई मीन टू से हाँ, हाँ, लाइक दिस इज द पॉइंट विच आई वांट टू कन्वे यू कि उससे कम आने का रीजन क्या हो सकता है। उससे कम आने का रीजन यही हो सकता है कि उसकी परफॉर्मेंस लेवल में कुछ कमी आ गई है। ठीक है, नाउ भाई आप एक बात सोचिए, आप एक छोटा सा एग्जांपल लीजिए। आपका एक होटल है, उस होटल में मिस्टर ए का एक होटल है, इसमें लाइक मिस्टर एक्स हमेशा एक रेगुलर कस्टमर के तौर पे आते हैं और इस होटल के लॉयल कस्टमर है। और वो कोई भी होटल नहीं जाते, इसका टेस्ट, इसका एम्बियंस, इसका वे ऑफ केटरिंग द पीपल एंड ऑल, शेफ, मतलब इनके पास शेफ डायरेक्टली किचन से आके इनको पूछता है कि मैं आपके प्रेफरेंस के हिसाब से कैसे बनाऊं। इतने बड़े होटल में हर किसी को आके नहीं पूछता। कुछ कुछ लोगों को टारगेट रखते हैं वो लोग कि ये हमेशा आते हैं, उनका एक वो देख लेते हैं कि भाई ये आते हैं हमेशा, ये खुद भी आएंगे, अपने रिलेटिव्स को भी लाएंगे, और ये हर जगह हमारे होटल का एक ब्रांड जो है ये खुद ही क्रिएट कर देंगे अपने माउथ पब्लिसिटी से। ठीक है, सो दे डोंट वांट टू हाँ, लिव दिस कस्टमर। और ये हमेशा रेटिंग्स भी इससे डलवाते हैं, और वो 5 रेटिंग्स बिना किसी लाइक थॉट के वो 5 रेटिंग्स दे देता है। तो इससे क्या होगा, वो 5 रेटिंग्स देख के बहुत सारे लोग इसी होटल में आएंगे, आएंगे कि नहीं आएंगे? तो इनको हाँ, फायदा हुआ कि नहीं हुआ? अब सोचो, हाँ, यही चीज किन्हीं रीजंस के वजह से मिस्टर एक्स एक दिन ये होटल में विजिट किया और अचानक से यहाँ पर कोई पासर बाई यानी कोई निकल, मतलब सिटी से होते हुए निकल रहे थे, कुछ एक ट्रूप था 70-80 लोगों का, वो पूरा का पूरा बस यहाँ पर आया और बस के लोग यहाँ उतरे और यहाँ पर खाना ऑर्डर किया, और वो लोग सब इन्हीं को अब, मतलब यही उनका टारगेट है, और एक कस्टमर को वो क्यों ध्यान देंगे? अंडरस्टूड फैक्ट है। उस दिन ऐसा हो गया कि हाँ, उनको रश रश सिचुएशन है कि 1 घंटे 1.5 घंटे में इनको खाना खिला के पैक करके भिजाना है इनका, मतलब कुछ पार्सल भी चाहिए। अब मिस्टर एक्स इज वेरी मच डिसअपॉइंटेड एंड ही गिव्स अ डाउनवर्ड रेटिंग। वो बोलता है कि मैं 1 रेटिंग देके चले जाऊंगा, और बहुत अपसेट होकर चले जाता है। अब अगले दिन क्या होगा कि अगर 100 लोग इसको देखेंगे तो उसमें से 10 लोग पूरा, मतलब कुछ लोग तो सीधे सीधे जो ऊपर देता ना उसी को देखते हैं, ज्यादा रिसर्च नहीं करते हैं, भाई इसका रेटिंग खराब है, हम नहीं जाएंगे इसमें। ठीक है, ठीक है, दैट डजंट मेक ए सेंस। वो इसका मतलब ये नहीं है कि होटल खराब है, एक किसी किसी का अपना सोचने का तरीका होता है। ठीक है ना? स्टिल स्टिल हम कई बार क्या देखते हैं, ऐसा ये भाई कोई बेवकूफ दिया होगा, कोई जलने वाला दिया होगा, या कोई ऐसा दिया होगा जो इनका कॉम्पिटिटर होगा इनकी मेहनत पे पानी फेरने के लिए। तो ऐसा बहुत कुछ हो सकता है, आपके परसेप्शन है। ओके, तो अब इसका बिजनेस, इसका इस पर्टिकुलर रेटिंग से इसका बिजनेस कम होगा कि नहीं होगा? आप मुझे बोलो, कम होगा ना? हाँ, हाँ, ये आपका गुडविल, ये आपने जो भी इतना नाम कमाया है इन सारे के सारे ऑप्शंस के वजह से, वो गुडविल ही तो है पूरा कंबाइंड। ये आपका कम होता है, और ये कम हो रहा है, तो डेफिनेटली हमें ये, मतलब ये स्टेबल नहीं होता है, ये कभी ज्यादा भी हो जाता है, कभी कम भी हो जाता है। और ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि हमें ये फ्यूचर प्रोबेबल इकोनॉमिक लाइक इकोनॉमिक बेनिफिट्स देगा, इसलिए तो हम इसको एसेट के तौर पे दिखाते हैं अपने बैलेंस शीट में। हाँ, हाँ, जनरली इसको इसलिए दिखाते, पहली बात तो परचेस्ड गुडविल ही, जो जिस चीज का वैल्यू रिलायबली मेजर हो सकता है उसी को बैलेंस शीट में दिखाया जाता है। ठीक है, ये सारे फैक्टर्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ये हमारे लिए कस्टमर पुलर्स हैं। ओके, तो हम इसको सारे के सारे चीज को एक ही नाम देंगे, गुडविल, क्योंकि कल के दिन ये होटल अब जब
किसी और हैंड्स में जाएगी या किसी को बेची जाएगी या किसी को लीज पे दे दी जाएगी, तो वो भी तो इस पर्टिकुलर गुडविल का फायदा उठाएगा और उससे इकोनॉमिक बेनिफिट जनरेट करेगा। हाँ, करेगा कि नहीं करेगा? हाँ करें। ऑफ कोर्स। तो इसीलिए अब ये जो चीज है, ये फिर वो क्या करता है, हमें कॉल करता है, पर्सनली इनवाइट करता है, बोलता है सर आप आइए विद फैमिली आइए, आप 4 लोग आएंगे, हम आप गेस्ट को भी लेके आइए, 2 गेस्ट हम आपको फ्री कॉम्प्लीमेंट्री मील देंगे या कॉम्प्लीमेंट्री आपको जूस देंगे या XYZ कुछ भी देंगे, आप आइए, हम केटर करेंगे, हमें मौका दीजिए, आप हमारे पुराने कस्टमर है XYZ। ये जाते हैं वापस, एंड ऑन दैट डे वो होटल वाले पूरा का पूरा फोकस इन्हीं पे रख देते हैं और फिर 5 रेटिंग्स ले लेते हैं। तो फिर इनका पूरा का पूरा एक तरीके से स्काई रॉकेटिंग इनका एक मतलब परफॉर्मेंस बन जाता है, इसको देख के 100 नहीं और 500 कस्टमर्स अट्रैक्ट होके आ सकते हैं। सो दैट इज द मैजिक ऑफ इंटेंजिबल एसेट। तो इसीलिए ये स्टेबल नहीं है, ये ज़्यादा कम होता रहता है। दैट इज द रीजन वाई वी नीड टू चेक कि कहाँ इसके वजह से हमारा परफॉर्मेंस, हमारा जो भी कैश फ्लोज है एक्सपेक्टेड वो कम ना हो जाए, और वो कहाँ कम हो रहा है और रेगुलरली कहाँ ऐसा लग रहा है हमको। अब जैसे कई बार क्या होता है, ये होटल में सिर्फ नेगेटिव नेगेटिव मिल रहा है, आप भी इससे अपसेट हो गए, आप जाना बंद कर दिए, और आपके जैसे 4 लोग आप बोले कि अरे नहीं इसमें जो शेफ है स्टाफ है चेंज हो गया, अब पुराना जैसा टेस्ट है वैसा नहीं आ रहा, बहुत लोग इसका रेटिंग कम देना चालू कर दिए। तो अब हमें लगना शुरू हो जाता है कि अब इसका इंपेयरमेंट वाकई में हो रहा है, ठीक है ना, कंसिस्टेंटली। तो इतना सब कुछ समझना है, और ये चीजें, ये जो है ये क्वालिटेटिव मेजरमेंट है। क्या है ये? क्वालिटेटिव मेजरमेंट। हाँ, अब आपको एक चीज समझ में आ जाना चाहिए, डेफिनेट लाइफ, इंटेंजिबल एसेट। तो देखो मैं शॉर्टकट में लिख देता हूं, डेफिनेट लाइफ, इनडेफिनेट लाइफ। डेफिनेट लाइफ में 2 स्टेप्स सिमिलर टू tangible asset impairment calculation और इम्पेयरमेंट लॉस। हाँ, इम्पेयरमेंट लॉस कैलकुलेशन, वो तो वही है, इम्पेयरमेंट लॉस ही है हमारे लिए तो। और इनडेफिनेट लाइफ में आपको समझ लो आपकी, इसको मैं 0 बोलूंगा, ये जो स्टेप है ये ऑप्शनल होता है, हर कंपनी को जरूरत नहीं है ये चेक करने की। अभी मैं आपको ये चीज बता दूं, बट पढ़ना अपने को जरूरी है, बीइंग ए स्टूडेंट यू शुड नो ऑल दिस। तो ये ऑप्शनल होता है, कंपनी वाइज केस बाय केस देखते हैं, हर कंपनी नहीं देखती है, कुछ कंपनीज के लिए, कुछ कंपनीज करती है कुछ नहीं करती है, ऑप्शनल समझ लीजिए। उसके बाद फिर 2 स्टेप है, यानी मैं आपको यहाँ क्लैरिटी दे देता हूँ आपको, यू कैन चेक दिस हियर, कि इम्पेयरमेंट ऑफ इनडेफिनेट लाइफ इंटेंजिबल एसेट अदर देन गुडविल, द फर्स्ट स्टेप इज ऑप्शनल। फिर नेक्स्ट स्टेप और स्टेप 1, इसीलिए उसको 0 बताया मैंने, ठीक है ना। उसके बाद स्टेप 1 आएगा, फिर उसके बाद स्टेप 2 सेकंड स्टेप आएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, द इम्पेयरमेंट टेस्ट एंड सब्सिक्वेंट राइट डाउन। अब जब आपको पता चली गया है कि इम्पेयरमेंट हुआ है, तो आपको राइट डाउन करके उसको फेयर वैल्यू तक लाना होता है, और वो इम्पेयरमेंट लॉस ही होता है जितने से आप राइट डाउन करते हैं, दैट यू शुड ट्रांसफर टू P&L अकाउंट। एम आई राइट? हाँ, जितने से कम कर रहे हैं वो तो लॉस ही है ना, वही तो इम्पेयरमेंट लॉस है। जितने से आपका कैरिंग अमाउंट ज्यादा है आपके फेयर वैल्यू से, वही आपका इम्पेयरमेंट लॉस है। तो if necessary for intangible assets with indefinite lives is 2 or 3 step process। अब ये समझ लो, आप ये तो आपके लिए ऑप्शनल स्टेप है, और ये बाकी के स्टेप 1 स्टेप 2 आपके लिए अदर 2 स्टेप्स हो जाएंगे, ठीक है। तो ऑप्शनल स्टेप के बाद फिर मैं 2 स्टेप्स लगा दूंगा यहाँ पर। तो ये तरीके से अब ये 3 स्टेप का मॉडल हो गया, ठीक है। तो शैल वी गो फॉरवर्ड? पहले हम थियरी चेक कर लेते हैं, उसके बाद प्रैक्टिकल क्वेश्चन करके पूरा का पूरा इस पर्टिकुलर चीज को समझ के कंक्लूड कर देते हैं। नाउ अब यहां पर मैं पूरा रीड आउट करूंगा, केयरफुली आप सुनना। Intangible assets with indefinite lives are not amortized, but they may become impaired. So, intangible assets should be tested for impairment annually and between annual tests if circumstances change. अचानक से भी डिटेरेट हो जाता है, अगर अचानक से आपको ऐसा लगता है कि अब इससे हमें ज्यादा अच्छा कुछ मिलने वाला नहीं, आउटपुट नहीं आने वाला है, तो आपको इंटेंजिबल एसेट शुड बी टेस्टेड फॉर इंपेयरमेंट एनुअली। एक तो एनुअल इंपेयरमेंट चेक करना है आपको, क्योंकि आपको पता है कि इसका तो कोई डेफिनेट लाइफ है नहीं, तो ये तो एनुअली इंपेयरमेंट रिव्यू करते रहेंगे आप, एनुअल इंपेयरमेंट रिव्यू, ठीक है। एंड बिटवीन एनुअल टेस्ट्स
लेकिन उस एनुअल इंपेयरमेंट रिव्यू के बीच में भी कई बार आपको इंपेयरमेंट करना पड़ गया तो कर लेना, अगर सरकमस्टेंसेस वो डिमांड करते हैं तो। जब सरकमस्टेंसेस अचानक से ओके। चेंज हो जाते हैं और आपको लगता है कि इससे अब मुझे बहुत ज्यादा ही ये मतलब लाइक बहुत ज्यादा ही इसकी प्रोडक्टिविटी या इसका परफॉर्मेंस लेवल्स मतलब डिटोरेट हो रहा है और हमें इससे फ्यूचर प्रोबेबल इकोनॉमिक बेनिफिट्स बहुत कम हो जाएंगे, तो आपको तब भी इसका इंपेयरमेंट रिव्यू करना पड़ सका तो करना चाहिए। नाउ द इंपेयरमेंट टेस्ट एंड सब्सिक्वेंट राइट डाउन if necessary for intangible assets with indefinite life is a 2 or 3 step process। अब देखो इसमें फर्स्ट स्टेप इज ऑप्शनल, क्वालिटेटिव फैक्टर्स। यहां पर पहले वो क्वालिटेटिव असेसमेंट कर रहे हैं, ठीक है ना। हम पहले तो क्या करते थे, डायरेक्टली हम देख लेते थे रिकवरेबल अमाउंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है एक्सपेक्टेड कैश फ्लो से। अब यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर हमें पहले क्वालिटेटिव फैक्टर्स चेक करने पड़ेंगे कि वाकई में उसकी क्वालिटी में कोई फर्क आया है क्या। फर्क आया है तो इंपेयरमेंट है बोल के हमें कंफर्मेशन मिल जाएगी, ठीक है। उसका भी क्या क्राइटेरिया है, qualitative factors are used to determine if it is more likely than not। इसका मतलब क्या है more likely than not, ज्यादातर आप सोचते हो। more likely than not मतलब I am expecting Mr. A to write the exam more likely than not, मतलब मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि ज्यादातर चांसेस है कि वो लिखेगा, कम चांसेस है कि वो नहीं लिखेगा। मोर लाइकली देन नॉट मतलब ज्यादा लाइकली है देन नहीं करने से। समझ में आ रहा है? नहीं। ना मतलब नहीं होगा उससे ज्यादा तो होने की चांसेस है, नहीं होगा उससे ज्यादा होने के चांसेस है। तो इसीलिए ब्रैकेट में दिया है, मीनिंग है प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन 50%, मतलब ज्यादा होने के चांसेस है ना। हाँ, तो क्वालिटेटिव फैक्टर्स आर यूज्ड टू डिटरमाइन इफ इट इज मोर लाइकली देन नॉट, यानी ना होने से ज्यादा होने के चांसेस, होने के चांस that the asset is impaired, ठीक है ना। So example of factors that could impact indefinite lived or life intangible assets include increase in raw material or labor that could have a negative effect on the fair value of asset। कैसे भाई, आपका जो भी इंटेंजिबल एसेट है उसके ऊपर अब आपको कुछ ज्यादा खर्च करने पड़ रहे हैं, या कुछ रॉ मटेरियल लाना पड़ रहा है, या कुछ ज्यादा लेबर का खर्चा, इसको हम कॉस्ट फैक्टर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉस्ट फैक्टर। तो इसके ऊपर अगर ज्यादा खर्च करेंगे तो आप क्या सोचते हो, आपके प्रॉफिट में कमी आएगी कि नहीं आएगी? आपका कॉस्ट बढ़ेगा तो प्रॉफिट कम होगा कि नहीं होगा? आएगी। हाँ, दैट्स व्हाट। तो आपका अगर आउटफ्लो ज्यादा होगा तो इनफ्लो में से कट करके देखेंगे तो इनफ्लो कम ही दिख के आएगा। सो ये एक फैक्टर है, इसको हम लोग कॉस्ट फैक्टर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉस्ट फैक्टर। अगर आपके खर्चे बढ़ जा रहे हैं उसके ऊपर तो डेफिनेटली आपके पास से पैसा जा रहा है, और वो ज्यादा जाना मतलब मतलब अगर 10 रुपए की जगह पे 20 रुपए खर्च हो रहा है, मतलब अब हमें जो आएगा मुनाफा उसमें तो वो 10 रुपए एक्स्ट्रा जो हमने लगाया वो तो काट के देखेंगे ना। तो अब हमको 10 रुपए से कम प्रॉफिट आ रहा है, ठीक है ना। सेकेंड, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस सच एज नेगेटिव और डिक्लाइनिंग कैश फ्लोस। ये तो अभी मैंने बात किया था आपसे, कॉस्ट का भी कॉस्ट फैक्टर देख लिया। अब फाइनेंशियल परफॉर्मेंस फैक्टर्स जैसे नेगेटिव कैश फ्लोस या डिक्लाइनिंग कैश फ्लोस आना, इकोनॉमिक फैक्टर्स अचानक से जैसे कोविड-19 सिचुएशन आ गया, या इन्फ्लेशन है, रिसेशन है, तो उस समय में आप डेफिनेटली समझ सकते हो कि आपका जो भी टेक्नोलॉजी आपके पास हो, कोई नो वन केयर्स, क्योंकि कोई अब आपको आपके पास आके खरीदने वाला नहीं है, तो अल्टीमेटली कैश फ्लोस कम होने ही है, चाहे कितना बड़ा ही टेक्नोलॉजी क्यों ना हो आपके पास, ठीक है। मेरे पास बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी है, सपोज वॉशिंग मतलब क्लोथ्स वॉशिंग की बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है। भाई लॉन्ड्री सर्विसेज कौन लेगा जब मार्केट अच्छा होगा, नहीं तो सब घर पे ही ठीक है, घर से बाहर ही नहीं निकलना है तो लॉन्ड्री सर्विस क्या चलेगा? एम आई राइट? हाँ सर। और जैसे कंपटीशन, अब अचानक से कंपटीशन बढ़ गया है, रेगुलेटरी इश्यूज हैं, इश्यूज रिलेटेड टू टेक्नोलॉजी एंड अदर फैक्टर्स। टेक्नोलॉजी भी आपकी जो आउटडेटेड हो गई है, एंड एनी अदर रिलेवेंट इवेंट्स, रिलेवेंट मतलब उससे संबंधित और जो इम्पोर्टेंट है डिसीजन मेकिंग के लिए इस पर्टिकुलर इशू से रिलेटेड, और सर्कमस्टेंसेस दैट कुड अफेक्ट द फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट। तो ये हमारा क्वालिटेटिव असेसमेंट हुआ। अब if the company determines that the probability is less than 50% that the asset is impaired, it does not need to proceed any further। अगर अब कंपनी को ये लग जाता है कि probability 50% से कम है, ठीक है ना, that the asset is impaired, अब उसको आगे जाने की जरूरत नहीं है। दिस क्वालिटी असेसमेंट शुड बी परफॉर्म्ड एटलीस्ट एनुअली फॉर ईच इंडेफिनिट लाइफ इंटेंजिबल एसेट दैट इज नॉट अमोर्टाइज्ड।
So if company determines that the probability is greater than 50% that the asset is impaired, the next the company performs the next step. मतलब अगर 50% से ज्यादा चांसेस है कि इसका इम्पेयरमेंट हो रहा है तो डेफिनेटली आपको फिर नेक्स्ट स्टेप में जाना है. अगर 50% से कम चांसेस है कि इम्पेयरमेंट नहीं हो रहा है तो आगे बढ़ने की जरूरत क्या है? इम्पेयरमेंट नहीं हो रहा है. इम्पेयरमेंट का कैलकुलेशन कब वैलिड होगा? जब वाकई ही में आपको ये लग जाए कि वो इम्पेयर हो रहा है. जब आपको नहीं लग रहा कि वो इम्पेयर हो रहा है तो फिर इम्पेयरमेंट कैलकुलेशन क्यों करेंगे आप? आप सिर्फ रिव्यू करके छोड़ दोगे. मेरी बात समझ में आ रही है आपको? हाँ सर. हाँ, हम जोर जबरदस्ती से तो इम्पेयरमेंट नहीं कर सकते ना उसको. इम्पेयरमेंट होगा तो ही इम्पेयरमेंट होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा. तो अगर मतलब वो ये मोर लाइकली देन नॉट, मतलब 50% से ज्यादा अगर चांसेस हमें लगते हैं कि उसका इम्पेयरमेंट हो रहा है, ये सारे के सारे फैक्टर्स जो हमने अभी डिस्कस किया, ये सारे फैक्टर्स हमारे मतलब एडवर्स हैं, यानी ये सारे फैक्टर्स मिलके एक साथ टूट पड़े हैं इंटेंजिबल एसेट्स के ऊपर, और उसके वजह से हमारा इंटेंजिबल एसेट जो है वो हमें परफॉर्म नहीं कर पा रहा है और उससे हमारा एक्सपेक्टेड कैश फ्लो कम होगा, तो डेफिनेटली इंपेयरमेंट हो रहा है. अगर 50% से ज्यादा चांस है, 50% से कम है तो छोड़ दो, कोई इंपेयरमेंट ही नहीं है. छोड़ देना. ठीक है. ओके. अब नेक्स्ट स्टेप. So if the company determines that the probability is greater than 50% that the asset is impaired, or if the company chooses not to perform the first step, the company performs the next step. ठीक है ना? अगर वो फर्स्ट स्टेप आपके लिए मैं बता दे रहा हूँ ऑप्शनल है, तो अगर कंपनी डिटरमाइन करती है कि प्रोबेबिलिटी 50% से ज्यादा दैट द एसेट इज इंपेयर्ड, तो कंपनी परफॉर्म्स द नेक्स्ट स्टेप. ठीक. So next step or step 1, if company does not perform the optional first step, is a quantitative assessment called a fair value test. The fair value of the intangible asset is calculated and compared. Fair value कैसे कैलकुलेट करते हैं आपको पता ही है ना, like future present value of future cash flows, या मार्केट में जो वैल्यू आपको मिल रहा है उसका आप वो दोनों भी चल सकता है. Carrying amount से कंपेयर करेंगे. The calculated fair value of the intangible asset is determined by considering the same type of events and circumstances listed in step 1 that affect the fair value, cost factors, financial performance, environmental factors. आप ये सारे फैक्टर्स को कंसीडर करके आप फेयर वैल्यू निकाल रहे हो उसका. ठीक है. और ये सारे फैक्टर्स नेगेटिव ही नहीं, पॉजिटिव फैक्टर्स भी देख रहे हो आप. पॉजिटिव फैक्टर्स भी क्या हो सकते हैं? पॉजिटिव नेगेटिव के कॉम्बिनेशन के साथ आप फेयर वैल्यू निकालने की कोशिश कर रहे हो. अगर आपका फेयर वैल्यू आपके बुक वैल्यू से ज्यादा है तो आपका इम्पेयरमेंट हुआ क्या? नहीं. और अगर आपका फेयर वैल्यू आपके कैरिंग अमाउंट से कम है तो आपका इम्पेयरमेंट हुआ. हाँ, और इम्पेयरमेंट नहीं हुआ तो अगले स्टेप में भी नहीं जाना. अगर इम्पेयरमेंट हुआ, इफ द कैलकुलेटेड फेयर वैल्यू इज लेस देन द बुक वैल्यू, द नेक्स्ट स्टेप इज टू राइट द एसेट डाउन टू इट्स फेयर वैल्यू एंड रिकॉग्नाइज द लॉस. दैट्स इट. अगर इम्पेयरमेंट हो गया तो जो भी आपका कैरिंग अमाउंट है, सपोज वो कैरिंग अमाउंट हमारा 1 लाख है और बुक वैल्यू अगर 80 है, सॉरी मार्केट, हमारा कैरिंग अमाउंट 1 लाख है. ये जस्ट अ मिनट. सेम ये तो वैसे ही है ना सर, टेंजिबल एसेट्स में भी अपन ने ऐसे ही किया था. है सब. इम्पेयरमेंट थोड़ी ना बदलेगा, वो तो वैसे ही होगा, बस क्वालिटेटिव असेसमेंट एक एक्स्ट्रा ऐड कर दिया और कुछ नहीं है. 1 लाख हमारा अगर लाइक ये हमारा कैरिंग अमाउंट होता है, और ये आपको पता है ना कैसे आता है, मतलब ओरिजिनल कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड अमोर्टाइजेशन. और अगर 80,000 हमारा जो है ये अपना लाइक फेयर मार्केट वैल्यू आता है, तो 20,000 हमारा इम्पेयरमेंट लॉस है, क्योंकि हमें लाइक हमारा कॉस्ट जो है वो ज़्यादा बता रहे हैं और मार्केट में हमें कम मिल रहा है, तो ये इम्पेयरमेंट इतने से ही हम इसको राइट डाउन कर दिए, और ये इम्पेयरमेंट लॉस है, ये P&L को चले जाएगा. और वो एंट्री तो आप देख ही चुके हो ना, इम्पेयरमेंट टू accumulated depreciation, यहाँ पर amortization. बस ठीक. तो ये भी हो गया. अब इसका एक क्वेश्चन देख लें प्रैक्टिकल. हाँ ठीक है. अभी इसका आखिरी पॉइंट भी पढ़ लेते हैं. एनी इम्पेयरमेंट लॉस इज अ पार्ट ऑफ इनकम फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशंस एंड इज रिपोर्टेड ऑन अ सेपरेट लाइन फ्रॉम एनी गुडविल इम्पेयरमेंट. गुडविल से अलग रखना है इसको, क्योंकि ये गुडविल को हम हमेशा जितने भी इंटेंजिबल एसेट्स होते हैं उस सब की कैटेगरी से अलग ही रखते हैं. एंड द ऑप्शनल क्वालिटेटिव असेसमेंट, अभी मैंने बताया, यू हैव जस्ट ऑप्शन, आपकी मर्जी है, आपको परफॉर्म करना है करो वरना मत करो.
स्टेप 1 में भी तकरीबन क्वालिटेटिव असेसमेंट नहीं किया तो फेयर वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए सारे फैक्टर्स देख ही रहे हैं, तो पता नहीं है अननेसेसरी का फालतू का स्टेप क्यों डाल दिए ये लोग। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या कर रहे हैं, एक क्वांटिटेटिव असेसमेंट कॉल्ड अ फेयर वैल्यू टेस्ट, मतलब फेयर वैल्यू निकाल रहे हैं और फेयर वैल्यू इस तरीके से निकालने की कोशिश कर रहे हैं सारे फैक्टर्स को कंसिडर करके। हाँ। पहले में सिर्फ क्वालिटी चेक कर रहे हैं कि ऐसा मतलब हमारा एसेट का हमें क्या लगता है प्रोस्पेक्ट्स की हमें ज्यादा कैश इनफ्लो जनरेट करके देगा कि नहीं देगा। दूसरे में प्रैक्टिकल कर रहे हैं और कुछ नहीं, प्रैक्टिकली चेक कर रहे हैं। So the optional qualitative assessment can be performed just on certain intangible assets or on all of them. Alternatively, the company can skip the qualitative test and perform the quantitative fair value test. And a previously recognized impairment loss may not be reversed. Reversal नहीं है, मैंने पहले ही बता दी. Let's check a problem based on this. ये सारे फैक्टर से आपको बता देता हूँ। ये आपको मैं लिंक भी दे देता हूँ, पढ़ लेना इसको। ठीक है, स्काइप पे भेज दूंगा। ये सारे फैक्टर्स हैं, मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशंस सच एज डिटोरेशन इन जनरल कंडीशंस, लिमिटेशंस ऑन एक्सेसिंग कैपिटल, फ्लक्चुएशन इन फॉरेन करेंसी एक्सचेंज रेट्स। ये सारे फैक्टर्स अगर आपके इंटेंजिबल एसेट को इफेक्ट कर रहे हैं, इम्पैक्ट कर रहे हैं, तो वो इम्पेयरमेंट हो सकता है। ठीक है, कॉस्ट फैक्टर्स, इंक्रीज इन रॉ मटेरियल, लेबर, अदर कॉस्ट दैट हैव अ नेगेटिव इफेक्ट ऑन अर्निंग्स एंड कैश फ्लोस। ठीक है ना। हाँ। ये आप एक बार रीड कर सकते हो, मैंने मतलब कुछ फैक्टर्स बता दिया है, ये बहुत ज़्यादा डिटेल में। चलिए लेट्स सी अ क्वेश्चन। इम्पेयरमेंट ऑफ इनडेफिनेट lived intangible assets other than goodwill. So RB Inc. is a US wireless communications carrier that provides unlimited nationwide voice data and mobile broadband services to customers for a fixed rate and without a fixed term contract. ठीक है, कोई कॉन्ट्रैक्ट वॉन्ट्रैक्ट फिक्स नहीं है इसका। तब आपको सर्विसेज दे देगा, आपको देता ही रहेगा जब तक आप उसका डिवाइस होल्ड करोगे। RB's broadband system operates under Personal Communication Services (PCS) licenses granted by the Federal Communications Commission, जो अपने इंडिया में जैसे अपना जो ट्राई होता है वो लोग लाइसेंस देते हैं ना टेलीकम्युनिकेशन के लिए। One such license covers the northwest region of United States and was acquired 5 years ago. एक लाइसेंस लिया हुआ है 5 साल पहले, $10 million देगा। PCS licenses have a 10-year term एक्चुअली, उसके बाद आपको रिन्यू करना पड़ता है। इनडेफिनेटली आप कर सकते हो मिनिमल कॉस्ट पे करके, आप में कैपेसिटी है तो कर सकते हो। प्रोवाइडेड द लाइसेंसीज सैटिस्फाई मिनिमम ज्योग्राफिक कवरेज, एंड मतलब उनको बताना पड़ेगा कि भाई आपको लाइसेंस तो देंगे दूसरे एरिया का भी, लेकिन आप या आपका लाइसेंस रिन्यू करेंगे, लेकिन आप मिनिमम वो हमें सेटिस्फाई करो कंडीशंस कि आप मिनिमम ज्योग्राफिक एरिया कवर करोगे एंड सर्विस रिक्वायरमेंट जैसा देना है वैसा दोगे हमारे पैरामीटर्स के हिसाब से। नाउ RB Inc. holds, तो आपको समझ में आ गया है कि ये इंडेफिनेट लाइफ वाला इंटेंजिबल एसेट है लाइसेंस, ठीक है ना। So RB Inc. holds several other FCC licenses that have been renewed in the past. RB intends to renew each of its existing licenses as they expire and has not experienced any challenges in the past. Based on these facts, अभी तक कोई challenges उसको नहीं हुआ है। Based on these facts, the cash flows from Northwest Region PCS license are expected to continue indefinitely, and the license is classified as indefinite lived इंटेंजिबल एसेट। ठीक है, तो ये सारा कंडीशन ठीक है। अब हमको क्या करना है, अगर इनडेफिनेट लाइफ का इंटेंजिबल एसेट है तो हमें पहले क्वालिटेटिव असेसमेंट करना पड़ेगा और ये देखना पड़ेगा कि इसका इंपेयरमेंट हुआ क्या। चलिए, so in December 2014 RB elects to perform a qualitative assessment of impairment for Northwest Region PCS license. Accordingly, management examines that the relevant events and circumstances to determine how these factors affect the significant inputs used to determine its fair value, and whether it is more likely that than not that the fair value of the license is less than the carrying amount. मतलब impairment है क्या देखना है। RB is aware of the FCC's recent announcement that it will auction a significant number of broadband licenses in Northwest Region and other areas during the next 18 months. तो RB जो है वही है ना अपना लाइसेंस देने वाला, है ना। और ये RB Inc. के पास बहुत सारे लाइसेंसेस हैं, ठीक है।
और ये अभी लाइसेंस कौन लेके चला रहा है? आरबीज ब्रॉडबैंड सिस्टम ऑपरेट्स अंडर पर्सनल कम्युनिकेशन सर्विसेज, लाइसेंसेस ग्रांटेड बाय फेडरल, मतलब इनको लाइसेंसेस कौन दे रहा है? गवर्नमेंट दे रही है. सो आरबीआई इज अवेयर ऑफ, आरबी इज अवेयर ऑफ एफसीसी रिसेंट अनाउंसमेंट, मतलब एफसीसी जो गवर्नमेंट की जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो आरबी को पता है कि उनका कुछ अनाउंसमेंट आया है दैट इट विल ऑक्शन सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ न्यू ब्रॉडबैंड लाइसेंसेस. कौन करेगा ये ऑक्शन? गवर्नमेंट, फेडरल कम्युनिकेशंस कमीशन, है ना. हाँ सर. लाइसेंस का ऑक्शन कौन करता है? गवर्नमेंट ही तो करती है. तो आरबी को ये पता चला है, देखिए मैं वापस पढ़ता हूं. इन 2014 आरबी इलेक्ट्स टू परफॉर्म ए क्वालिटेटिव असेसमेंट ऑफ इंपेयरमेंट फॉर नॉर्थ वेस्ट रीजन पीसीएस लाइसेंस. जो भी इनको लाइसेंस मिलेगा, ये पर्सनल कम्युनिकेशंस के अंडर काम करते हैं. आरबी इंक इज ए यूएस वायरलेस कम्युनिकेशन कैरियर that provides unlimited nationwide data and mobile broadband services to customers for fixed rate. और हम क्या देख रहे हैं कि आरबीज ब्रॉडबैंड सिस्टम, इसका ब्रॉडबैंड सिस्टम जो है वो पीसीएस सिस्टम ऑपरेट्स अंडर पर्सनल कम्युनिकेशन सर्विसेज लाइसेंसेस ग्रांट बाय फेडरल कम्युनिकेशंस कमीशन. गवर्नमेंट की लाइसेंस मिलती है इनको, ठीक है ना. और एक लाइसेंस इनको मिला है नॉर्थ वेस्ट रीजन के लिए 5 साल पहले, और 10 साल तक का टर्म है इसका. तो अब देखें कि आरबी को ये पता है कि एफसीसी एक, अच्छा ठीक है, नहीं मैं ऊपर था. अकॉर्डिंगली मैनेजमेंट एग्जामिन्स द रिलेवेंट फैक्ट्स and circumstances to determine how these factors affect the significant inputs used to determine its fair value and whether it is more likely than not that the fair value of the license is less than its carrying amount. अब हम देखते हैं. आरबी को पता है कि जो गवर्नमेंट है वो अनाउंसमेंट की है रिसेंटली कि वो ऑक्शन करेंगे बहुत सारे ब्रॉडबैंड लाइसेंसेस नॉर्थ वेस्ट रीजन में और दूसरे एरियाज ड्यूरिंग द नेक्स्ट 18 months. बिकॉज ऑफ दिस अनएक्सपेक्टेड इवेंट, अचानक से ये इवेंट आया, मतलब इनको पता चला कि ऐसा होने वाला है. So because of this unexpected event and likelihood of more competition in the broadcast field, that is regulatory, industry and market factors. अभी हमने देखा ना, कंपटीशन हो सकता है आपका, मतलब बहुत सारे लोग इस लाइसेंस के लिए जा सकते हैं, ये एक फैक्टर है कि नहीं है? हाँ सर. तो because of this unexpected event and the likelihood of more competition in broadcast field, क्योंकि जब ये लोग जब लाइसेंसेस का ऑक्शन करने जा रहे हैं तो उस एरिया में बहुत ज्यादा लोग वो लाइसेंस के लिए उस ऑक्शन में जाएंगे और अगले 18 महीने तक बहुत सारे लोगों को लाइसेंस मिल सकता है. और ये हमें हमारे बिजनेस के लिए अच्छा होगा कि बुरा होगा? डेफिनेटली बुरा ही होगा ना. हमें वो लोग अगर मार्केट में घुस जाएंगे, कंपटीशन में आ जाएंगे, तो फिर हमें अपना रेवेन्यूज थोड़ा कम हो जाएगा, हमारा कम हो जाएगा. हाँ, बिकॉज ऑफ दिस अनएक्सपेक्टेड इवेंट एंड द लाइक्लीहुड ऑफ मोर कंपटीशन इन द ब्रॉडकास्ट फील्ड, दैट इज रेगुलेटरी, इंडस्ट्री एंड market factors, management estimates that the present value of future cash flows generated by license will be 25% less than previously forecasted. Overall financial performance, यानी पहले जो परफॉर्मेंस हो रहा था उससे 25% कमी आएगा अभी. हमें हमारा क्राइटेरिया कितने परसेंट का है? 50. So based on this assessment, management concludes that it is more likely than not that the fair value of PCS license is less than its carrying amount. So accordingly, RB must proceed to the single step impairment test that compares the fair value of broadcast license with its carrying amount. मतलब अब ये तो एक तरीके से इनको मालूम चल गया. एक सेकंड, ये 2014 का जर्नल है, इसमें वो लोग 50% बता रहे हैं कि कितना बता रहे हैं, देखना पड़ेगा. अभी तो 50% चल रहा है. More specifically, management may elect to qualitatively assess relevant events and circumstances to determine whether it is more likely than not, that is more than 50% of the fair value of the reporting unit is less than its carrying amount. More than 50% chances है कि वो fair value हमारे carrying amount से कम हो जाएगा. तो अभी हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर? हम ये देख रहे हैं, हाँ, what we are seeing here is chances देख रहे हैं हम लोग
Because of this unexpected event and the likelihood of more competition in the broadcast field, management estimates that the present value of future cash flows, यानी fair value की बात कर रहे हैं, ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज की बात कर रहे हैं, मतलब फेयर वैल्यू की बात कर रहे हैं, हमारा फेयर वैल्यू 25% कम हो जाएगा, ठीक है, तो चांसेस है ना इंपेयरमेंट होने का, हाँ सर, है ना। मैं अभी आपको बता रहा हूं फेयर वैल्यू, management estimates that present value of future cash flows generated by license will be 25% less than previously forecasted overall performance. Based on this assessment, management concludes that it is more likely than not that the fair value of PCS license is less than its carrying amount. यानी ये हमारा अब उन्होंने मतलब आप ऐसा मत सोचो कि 25% हमारा कैश फ्लोस कम हो रहा है, आप ये सोच सकते हो कि हमारा कैश फ्लोस कम हो रहा है मतलब डेफिनेटली हमारा इंपेयरमेंट हो ही गया है। 50% से ज्यादा चांसेस हैं कि हमारा इंपेयरमेंट कम हो गया। अगर आप ये सोचो हमारा कैश फ्लोस कम नहीं होता तो इंपेयरमेंट होता क्या? नहीं होता ना। इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ये आपके कैश फ्लोस का एस्टिमेशन है कि आप पहले 10 लाख कमाते थे तो आप 25% कम यानी 7.5 लाख रुपए कमाओगे, ठीक है, तो 50% से ज्यादा चांसेस तो दिख रहे हैं ना आपको, ये सारे फैक्टर्स को देखते हुए कि आपका इंपेयरमेंट हो जाएगा। ये सारे फैक्टर्स बताए, मतलब ये फैक्टर्स आ गए, मतलब समझने की बात हो गई कि हाँ इंपेयरमेंट होगा, इन फैक्टर्स की वजह से हमारा रेवेन्यूज कम हो रहा है, मतलब इंपेयरमेंट हो रहा है। हाँ। इंपेयरमेंट उसी को बोलते हैं ना। आप ऐसा नहीं देखना कि 50% से हमारा कैश फ्लोस कम होगा, कैश फ्लोस हमारा कितना भी कम होगा, 20 भी होगा, 10 भी होगा, बट वो ये बता रहा है ना कि हमारा कैश फ्लोस कम हो रहा है मतलब इंपेयरमेंट हो रहा है। तो यहाँ पर आप लैंग्वेज को क्लियरली समझो। More specifically, management may elect to quantitatively assess relevant events and circumstances to determine whether it is more likely than not. क्या ऐसा कुछ likely आपको दिख रहा है, मतलब ज्यादा होने के चांसेस दिख रहे हैं ना होने के मुकाबले में, that the fair value of the reporting unit is less than its carrying amount. हाँ, of course हमारा fair value जो है हमारे कैरिंग अमाउंट से कम होने के चांसेस दिख रहे हैं क्योंकि हमारा कैश लॉस कम हो जाएगा ना। हाँ, हमारा कैश लॉस कम हो रहा है तो डेफिनेटली हमें यह समझ में आ जाता है कि ये प्रोबेबिलिटी हमें दिख रही है कि 50% चांसेस है कि हमारा मतलब अगर हमारे कैश लॉस कम हो जाते हैं तो मोर देन 50% चांसेस बन जाते हैं कि हमारा इंपेयरमेंट लॉस हो जाएगा। तो अब देखिए आप, उन्होंने क्वालिटेटिव असेसमेंट कर लिया और क्वालिटेटिव असेसमेंट में 4 फैक्टर्स उन्होंने देख लिया जिसके वजह से हमारा कैश लॉस, हमारा जो भी फेयर वैल्यू है वो कम हो जाएगा, है ना। द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश लॉस बिकॉज ऑफ द लाइसेंस विल बी 25% लेस देन द प्रीवियसली फोरकास्टेड। सो बेस्ड ऑन, अब उनको असेसमेंट से ये मालूम चल गया कि उनका इंपेयरमेंट हो रहा है और अब वो लोग नेक्स्ट स्टेप में चले जाएंगे इस इंपेयरमेंट को कैलकुलेट करने के लिए। सो अकॉर्डिंगली आरबी मस्ट प्रोसीड टू द सिंगल स्टेप इंपेयरमेंट टेस्ट that compares the fair value of the broadcast license with its carrying amount. ठीक है, तो will be 25% less than, and based on the management conclude that it is more likely than not that the fair value of PCS license is less than carrying amount. मतलब क्लियर हो गया, fair value carrying amount से लेस होना इम्पेयरमेंट है, ठीक है। सो मैंने अब हम इंपेयरमेंट टेस्ट करेंगे और इसमें जो सीधे सीधे जो फिगर्स है उसको चेक कर लेंगे कि मैनेजमेंट बिलीव्स दैट द एबिलिटी टू रिन्यू द लाइसेंस इंडेफिनेटली हैज नॉट चेंज्ड एंड हैज स्टेटेड इट्स इंटेंशन ऑफ डूइंग सो। अकॉर्डिंगली लाइसेंस इज स्टिल डीम्ड टू बी एन इंडेफिनेट, लाइक जैसे जो आपको लाइसेंस रिन्यू करने का कंडीशन तो वैसे ही है, आप लाइसेंस को हमेशा रिन्यू करते रह सकते हो और इससे ये मालूम हो जाता है कि ये हमारे लिए एक इंडेफिनेट लाइफ का इंटेंजिबल एसेट है। अब मैनेजमेंट को एस्टिमेशन मिलता है कि फेयर वैल्यू उसका जो है 7.5 मिलियन हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 7.5। यानी जो आप फ्यूचर में एक्सपेक्टेड कैश फ्लोस आप जो सोच रहे हो वो जितना आ रहा था उससे कितना कमाएगा? 25% कमाएगा बोल के अभी देख लिया ना हम लोग। हाँ, तो फेयर वैल्यू अभी 7.5 मिलियन है और ड्यू टू द इंक्रीज कॉम्पिटिशन एंड एक्सपेक्टेड डिक्रीज इन फ्यूचर कैश फ्लोस तो इंपेयरमेंट हो रहा है ना। हाँ, मतलब ये आप जो है ना, ये 25% जो कैश फ्लोस कम हो रहा है ना, ये 25% कैश फ्लो, ये मतलब इनका एस्टिमेशन है कि मार्केट में जब
ऑक्शन बहुत सारे लोग ले लेंगे तो डेफिनेटली इंडस्ट्री, रेगुलेटरी मतलब एंड मार्केट फैक्टर्स के वजह से कंपटीशन बहुत बढ़ जाएगा और जो एक्सपेक्टेड इनका कैश फ्लोस है वो कम हो जाएगा, वो 25% से कम हो जाएगा। इनका एक्सपेक्टेड कैश फ्लोस पहले अगर 10 लाख कमाते थे तो अब सिर्फ 7.5 लाख रुपए कमाएंगे, तो डेफिनेटली हमारा लॉस तो हो ही रहा है ना, बिकॉज ऑफ सर्टेन फैक्टर्स। और वो फैक्टर्स हमें बता रहे हैं कि 50% से ज्यादा चांसेस है कि इंपेयरमेंट होगा। यही चीज मैं आपको क्लियर कर रहा हूं यहाँ पर। यानी मेरे जो फ्यूचर एक्सपेक्टेड कैश फ्लोज हैं, जो भी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं उसका जब मैं प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करके देखता हूं तो वो प्रेजेंट वैल्यू मुझे जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं उससे 25% कम दिख के आ रहे हैं। अगर कम दिख के आ रहे हैं तो मेरा परफॉर्मेंस लेवल्स कम हो गया, यानी मेरे को जैसा आना चाहिए वैसा नहीं आ रहा है। तो डेफिनेटली मोर लाइकली, इट इज मोर लाइकली देन नॉट, यानी इट इज मोर लाइकली that the impairment has happened than not happening of impairment. It is more likely that the impairment has happened than impairment not happening. समझ में आ गया ना? हाँ सर। हाँ बस, तो 50% से ज्यादा चांस मुझे दिख रहा है कि इम्पेयरमेंट हो जाएगा, तो इम्पेयरमेंट हो गया। तो ये समझना है, मैं इसको यहां लिखता हूं, मोर लाइकली देन नॉट का मतलब यही है कि मोर लाइकली दैट the impairment will happen than not happening. More likely that impairment will happen than not happening. मतलब उसके लिए हम देखते हैं 50% से ज्यादा चांसेस। इसको समझने का इजी तरीका ये होता है, मोर लाइकली दैट इट विल हैपन मतलब 50% से ज्यादा चांसेस होगा, तो हाँ अगर 60% है मतलब ज्यादातर चांसेस होने के हैं और 40% चांसेस नहीं होने के हैं। ठीक है? मतलब कुछ नहीं है, बड़ी सिंपल सी बात है। अगर आपको ये लग जाता है कि आपका कैश लॉस कम हो जाएगा तो सीधी सीधी बात है, इंपेयरमेंट हो गया, फिनिश्ड। तभी तो हमारा मार्केट वैल्यू कम होकर आ रहा है ना हमारे कैरिंग वैल्यू से। मार्केट वैल्यू कम होने का रीजन वही है कि हमारा कैश लॉस कम हो जाएगा और हमारा मार्केट वैल्यू गिर जाएगा। मार्केट वैल्यू गिर जाएगा कैरिंग अमाउंट से मतलब हम ज्यादा क्यों बताएं जबकि मार्केट में हमें कम मिल रहा है, तो इंपेयरमेंट हो चुका है। दैट्स इट। तो चलो ये आपका कंक्लूजन हो गया और ये आपका सारा का सारा पॉइंट हमने क्लैरिफाई कर दिया। अब हम गुडविल को देखते हैं। गुडविल भी क्वेश्चन करके समझ लिए तो ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक सेकेंड, क्वेश्चन से अच्छा आइडिया मिला ना? हाँ सर। अब देखो, वो भी ये बोल रहा था कि क्वालिटी फैक्टर्स आर यूज्ड टू डिटरमाइन इफ इट इज मोर लाइकली देन नॉट दैट द एसेट इज इम्पेयर्ड, और यहाँ पर इफ कंपनी डिटरमाइंस दैट द प्रोबेबिलिटी इज लेस देन 50% दैट द एसेट इज इम्पेयर्ड, इट डज नॉट नीड टू प्रोसीड फॉर एनी फर्दर। मतलब अगर कुछ रीजंस, कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जो आपको बता ही नहीं रहे हैं कि आपका पैसा कम होने का है, तो आप इंपेयरमेंट नहीं हुआ बोल के समझ जाओगे। लेकिन अगर कुछ फैक्टर्स से आपको दिख रहा है कि आपका पैसा कम ही हो जाएगा तो डेफिनेटली इंपेयरमेंट हो चुका है। और ये प्रोबेबिलिटी हम देख रहे हैं 50% से कम और 50% से ज्यादा की। ठीक है? तो हमारा कैश फ्लो तो 2.5 लाख से कम हो रहा है, तो मतलब बहुत अच्छा, बहुत हद तक हमारा इंपेयरमेंट हो ही चुका है। 50% से ज्यादा ही समझ रहे हैं आप। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, गुडविल का इंपेयरमेंट फाइंड करने का। चलो ये गुडविल इंपेयरमेंट का क्वेश्चन है, इसको समझते हैं। On January 1st, 2014, CDL Corporation acquires JF Inc. यानी इसको खरीद लिया। आपको गुडविल कैलकुलेशन पता ही है ना कैसे होता है? अभी हम कैलकुलेशन भी देख लेंगे और उसके साथ साथ इंपेयरमेंट भी चेक कर लेंगे। So on January 1st, 2014, CDL Corporation acquires JF Inc., a provider of computer animation services to the entertainment industry. तो CDL कॉर्पोरेशन ने JF Inc. को अक्वायर किया और ये JF Inc. जो है कंप्यूटर एनिमेशन सर्विसेज देने वाला है और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से बिलोंग करता है, और उसको 750 मिलियन में खरीदा है CDL कॉर्पोरेशन ने। So the transaction results in goodwill of 25 million after assigning 725 million to the fair value. मतलब उसने जो fair value बताया उसके ऊपर हमने एक्स्ट्रा 25 मिलियन पे कर दिया। तो एक्स्ट्रा पे किया मतलब गुडविल कितने का हो गया? 750 पे किया, 725 का, तो 25 मिलियन। अब टू द फेयर वैल्यू ऑफ द आइडेंटिफाइबल नेट एसेट्स एक्वायर्ड। अब नेट एसेट्स आपको पता ही है क्या होता है, टोटल ऑफ एसेट्स माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटी। और आइडेंटिफाइबल मतलब उनको आप अलग करके बेच सकते हो, दे आर सेपरेबल। ठीक है?
CDL places the assets and liabilities required along with the goodwill in a separate reporting unit. तो goodwill भी अब जब कैलकुलेट हो चुका है तो एक साथ वो पूरा का पूरा सेपरेट रिपोर्टिंग यूनिट में उसको बता रहा है, ठीक है। नाउ अब क्वालिटेटिव असेसमेंट करना जरूरी है क्योंकि इनडेफिनेट लाइफ का एसेट है गुडविल, इनडेफिनेट लाइफ इंटेंजिबल एसेट। In December 2014, CDL Corporation elects to perform a qualitative assessment for its JF reporting unit. Management examines that relevant events and circumstances that might affect the fair value of the reporting unit. मतलब वो देख रहे हैं कि ऐसे कौन सा फैक्टर्स है जो उसके फेयर वैल्यू को कम कर सकते हैं। Since the date of acquisition, increased competition. अब देखो ये बता दिया है उसने रीजन, हमें सब रीजंस देखना है कि ऐसा ऐसा हुआ है क्या। ये रीजंस की वजह से अगर हमारा कैश फ्लोस कम हो जाएगा तो गुडविल हो ही गया, गुडविल इंपेयरमेंट या मतलब इंटेंजिबल एसेट का इंपेयरमेंट हो ही गया ना। हाँ सर। तो अब देखो कि लाइक इन मैनेजमेंट एग्जामिन्स द रिलेवेंट इवेंट्स एंड सर्कमस्टेंसेस दैट माइट इफेक्ट द फेयर वैल्यू ऑफ रिपोर्टिंग यूनिट। हमारे जो रिपोर्टिंग यूनिट की फेयर वैल्यू कैसे कम हो जाती है देखते हैं। सिंस द डेट ऑफ एक्विजिशन, किसकी फेयर वैल्यू, हमारे रिपोर्टिंग यूनिट की फेयर वैल्यू। इंक्रीज्ड कंपटीशन एंड इंडस्ट्री फैक्टर, हायर लेबर कॉस्ट, कॉस्ट फैक्टर have negatively impacted earnings and cash flow. क्लियर हो गया आपको? हमारे कैश फ्लोस और हमारे जो भी अर्निंग्स है उसको कम कर दिया, तो इससे हमें समझ में आता है कि इंपेयरमेंट होगा, लाइकली है। मोर ओवर, the founder of JF who remained with the entity and had been driving force behind the technological advances that set it apart from other competitors left due to creative differences with current management. ये भी बहुत बड़ा फैक्टर है। एक सीईओ निकल जाना कंपनी का, सीधे सीधे इन्वेस्टर्स को दिखा दे, इन्वेस्टर्स ये समझ जाते हैं कि अभी कंपनी में वो दम नहीं रहा। इससे भी हमारे अर्निंग्स इंपैक्ट होंगे कि नहीं होंगे? होंगे। These events and circumstances also had a negative effect on certain quantitative measures considered both in absolute terms and in relative relation to peers, such as operating margins, growth rates, revenue growth, market share. लोग सीईओ को देख के ही पैसा लगाते हैं कई बार, ठीक है ना। एक वो एक ब्रांड की तरह होता है लोगों के लिए। So the qualitative analysis leads to the determination that it is more likely than not that the fair value of this reporting unit is less than its carrying amount. सीधी सीधी बात है भाई, मैं इतना टेंशन क्यों लूं? वो 50% का जो कॉन्सेप्ट है उसमें कंफ्यूज मत होना प्लीज। पिछले क्वेश्चन में आपको क्या बता रहा है कि 25% से आपका कैश फ्लो कम हो जाएगा। भाई कैश फ्लो कम होना सीधी सीधी बात है, इंपेयरमेंट हो रहा है ना। हाँ सर। इंपेयरमेंट हो रहा है मतलब 50% more chances of impairment happening. Okay, मतलब more, it is more likely due to certain factors, the cash flow, the cash flows और expected cash flows, या आप जो भी बोलो discounted cash flows या प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोस या फेयर वैल्यू इज गोइंग टू डिक्रीज। क्यों? क्योंकि आपका कैश फ्लोस कम हो रहा है। मोर लाइकली ड्यू टू सर्टेन फैक्टर्स। सर्टेन फैक्टर्स क्या हो सकते हैं? लाइक मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स, लेबर कॉस्ट यानी कॉस्ट फैक्टर्स, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के रिलेटेड जो फैक्टर्स होते हैं, इन सब के वजह से मेरा कैश फ्लोस क्या हो रहा है? कम हो रहा है। मेरा कैश फ्लोस कम हो रहा है मतलब सीधी सीधी बात है कि मेरा इंपेयरमेंट 50% से ज्यादा चांसेस है कि हो चुका है, बस। सो 50% मोर लाइकली दैट द इंपेयरमेंट इज हैपनिंग। अगर ये सब नहीं होता और मेरा कैश फ्लो कम नहीं होता तो इंपेयरमेंट नहीं होता। तो फिर अगले स्टेप में जाके मैं खुद ही कंपेयर करके देख लेता ना कि इंपेयरमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हाँ। अगर इंपेयरमेंट हो रहा है तो अगले स्टेप में जाके कैलकुलेट कर लूंगा। अगर इंपेयरमेंट नहीं है, इफ द कंपनी डिटरमाइंस दैट द प्रोबेबिलिटी इज लेस देन 50% दैट द एसेट इज इंपेयर्ड, इट डज नॉट नीड टू प्रोसीड एनी फर्दर, ठीक है। और अगर ग्रेटर देन 50% है और एसेट का इंपेयरमेंट हो चुका है तो अगले स्टेप में जाना है। अगर इंपेयरमेंट नहीं हो रहा है तो इंपेयरमेंट कैलकुलेट नहीं कर सकते, यानी 50% से कम चांसेस है कि आपका इंपेयरमेंट होगा, तो डेफिनेटली आप इंपेयरमेंट नहीं हो रहा है आप इसमें मत जाओ। लेकिन पूरे फैक्टर्स की वजह से, ये सारे फैक्टर्स की वजह से अगर आपका कैश फ्लो कम हो रहा है, इंपेयरमेंट हो रहा है, तो इंपेयरमेंट आप कैलकुलेट कर लो। अगर नहीं हो रहा है तो कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, कॉमन सेंस है वो। तो अब हम गुडविल कैलकुलेशन में जाते हैं। तो ये समझ में आ गया है कि बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे हैं कि हमें हमारा कैश फ्लोस को कम कर देंगे, और वो
हमें बताता है कि हमारा इम्पेयरमेंट हो जाएगा, और इसके वजह से अब हमें ये समझ में आता है कि हमें उसको कैलकुलेट भी करना पड़ेगा, और उसके कैलकुलेशन के लिए हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। अब वो क्वांटिटेटिव टेस्ट करेंगे। क्वालिटेटिव टेस्ट हो चुका है, क्वालिटेटिव टेस्ट से ये मतलब एस्टिमेट हो गया है कि इम्पेयरमेंट होगा। अब क्वालिटेटिव टेस्ट खत्म होने के बाद क्वांटिटेटिव टेस्ट करके हम ये फाइनल देख लेंगे कि इम्पेयरमेंट कितने का हुआ। अब इसके लिए आपको फेयर वैल्यू चाहिए, एस्टिमेटेड फेयर वैल्यू ऑफ जेएफ रिपोर्टिंग यूनिट। उसके लिए आपको वो यूजिंग दी सर्विसेज ऑफ वैल्यूएशन स्पेशलिस्ट मैनेजमेंट एस्टिमेट्स द फेयर वैल्यू ऑफ रिपोर्टिंग यूनिट 600 मिलियन इन दिसंबर। ठीक है, ठीक है, ठीक है ना। हाँ सर। फेयर वैल्यू कितना है, 600 मिलियन है। अब हमें निकालना है कैरिंग अमाउंट। सो एज नोटेड अबाउट द डिक्लाइन इन देयर फेयर वैल्यू इज एट्रिब्यूटेड टू इंक्रीज कंपटीशन। अब ये इनका फेयर वैल्यू क्यों कम हो रहा है, बिकॉज ऑफ ऑल दिस कंपटीशन, फैक्टर्स, कंपटीशन, लेबर कॉस्ट, फाउंडर का निकल जाना वगैरह वगैरह, ठीक है। अब हमारा कैरिंग अमाउंट निकलने का हमारा आ गया बारी। अब क्या करेंगे हम लोग, क्या मतलब वो स्टेप्स को छोड़ के पहले कैरिंग अमाउंट निकालेंगे। एस्टिमेटेड फेयर वैल्यू तो आपके सामने है, ठीक है। अब एस्टिमेटेड फेयर वैल्यूज ऑफ द आइडेंटिफाइबल नेट एसेट्स एट द दिसंबर 31st 2014, ये आपका 31st को इतना आया। ये इतना कैसे आया, ये देख लेते हैं। पूरे के पूरे एसेट्स इनके दिए हुए हैं, उसमें से इन्होंने एक्सटर्नल लायबिलिटीज निकाल दिया। फेयर वैल्यूज असाइन टू आइडेंटिफाइबल नेट एसेट्स इतना है, ठीक है। आपका जो गुड, आप कितना बता रहे हो यहाँ पर, 600, आपका फेयर वैल्यू इतना बता रहे हो, ठीक है ना। और आपका जो फेयर वैल्यू असाइन टू आइडेंटिफाइबल नेट एसेट्स इतना है, और इम्प्लाइड फेयर वैल्यू ऑफ गुडविल। अब गुडविल का भी एक वैल्यू होता है कि नहीं होता है। गुडविल का वैल्यू सारे एसेट से अलग होता है ना। आपका जो गुडविल का वैल्यू है वो सारे एसेट से अलग होता है, गुडविल को अलग अलग से बताते हो। तो आपने सारे के सारे एसेट्स में से लायबिलिटीज निकाला, और आपका फेयर वैल्यू सारे एसेट्स का मिल गया आपको। गुडविल का फेयर वैल्यू आप निकाल लिए, तो फेयर वैल्यू 60 जो भी मिलियन है वो बता रहे हो। और आपका कैरिंग अमाउंट, एक सेकेंड, कैरिंग अमाउंट इंक्लूडिंग गुडविल, ठीक है ना। कैरिंग अमाउंट ऑफ मतलब कैरिंग अमाउंट ऑफ गुडविल बिफोर इम्पेयरमेंट छोड़ दीजिए, हम इम्पेयरमेंट लॉस पे बाद में आएंगे, पहले इम्पेयरमेंट लॉस यहां से निकाल लेंगे। ये है हमारा जेएफ रिपोर्टिंग यूनिट का एस्टिमेटेड फेयर वैल्यू जो अभी हमने निकाला, और ये है उसका कैरिंग अमाउंट इंक्लूडिंग गुडविल, गुडविल के साथ। बिजनेस जो है पूरा का पूरा बिजनेस का कैरिंग अमाउंट इन्होंने ले लिया है इंक्लूडिंग गुडविल, ठीक है। ठीक है, तो इससे हमें क्या मालूम चला कि हमारा कैरिंग अमाउंट ज्यादा है, हमारा फेयर वैल्यू कम है, और हमें कितने का इम्पेयरमेंट लॉस हुआ, 75 मिलियन का हुआ ना। 75 लाख जो भी है, 75 लाख। सो 75 मिलियन, वो 600 मिलियन था। सी व्हेन योर कैरिंग अमाउंट इज मोर देन योर fair value, so it is a impairment loss. So your carrying amount is that which is you are seeing here, it is more than the fair value, so there is a impairment loss. अब आगे क्या बताता है, the decrease in the carrying amount is due to depreciation of tangible assets and amortization of identifiable tangible assets with limited lives. अच्छा, ये बोल रहा है कि हमारा जो कैरिंग अमाउंट है, जो भी दिखा रहा है यहाँ पर कैरिंग अमाउंट 67 समथिंग दिखा रहा है, इसने कुछ कैलकुलेट किया है क्या उसको? सर ये कहाँ से आया 6,67 वाला फिगर? वो तो वो वहीं से, वो स्टार मार्क दिखा रहा है बस, उसके बारे में डेटा नहीं है, वो बस बता रहा है। ये एक एक्सट्रैक्ट है किसी कंपनी के बैलेंस शीट का, उस एक्सट्रैक्ट से इंफॉर्मेशन दे रहे हैं लोग, ये कहीं दिया हुआ कुछ नहीं है इसके बारे में, इसका तो कुछ है नहीं। कैरिंग अमाउंट वो बता रहे हैं कि उतना है, और कैरिंग अमाउंट वो बता रहे हैं उतना कम आ रहा है, क्योंकि जस्ट अ मिनट, कैरिंग अमाउंट द डिक्रीज, यहाँ पर स्टार मार्क है, स्टार मार्क का नोट दिया हुआ है। द डिक्रीज इन द कैरिंग अमाउंट इज ड्यू टू डिप्रिसिएशन ऑफ, मतलब जो भी कैरिंग अमाउंट आपका होगा, फॉर एग्जाम्पल आप कितना दिए ऊपर में, आपने उसका कितना पेमेंट, कितना था आपका कैरिंग अमाउंट पहले, 7
15। आप उसको 750 दिए ना, और 750 एक्चुअली में मिलियन। आपका जो भी कितने का था, द ट्रांजैक्शन रिजल्ट्स इन गुडविल आफ्टर असाइनिंग 725 मिलियन टू द फेयर 750। वैल्यू, तो आपका कुछ ना कुछ तो कैरिंग अमाउंट पहले रहा ही होगा ना। हम्म। देखो, आप JLF इंक जो है, जो एनिमेशन सर्विसेज प्रोवाइड करता है, सो आपकी CDL कॉर्पोरेशन ने JF इंक को अक्वायर कर लिया, $750 मिलियन देके अक्वायर कर लिया, ठीक है। और हम्म। उस ट्रांजैक्शन से गुडविल आया कितना, 25 मिलियन का। हम्म। अब उसको आपने जो पे किया 750, और उसका पूरा का पूरा जो उसका जो भी मार्केट वैल्यू उसने बताया आपको, वो हम्म। मार्केट वैल्यू आपके लिए तो कॉस्ट होगा ना, हम्म। आपके लिए कॉस्ट होगा कि नहीं होगा। हाँ सर, कॉस्ट होगा। भाई अगर मैं 100 रुपए में कोई चीज मिस्टर ए से परचेज करता हूं, तो ये उसके लिए तो लाइक सेल्स है, और मेरे लिए क्या है, हम्म। परचेज। परचेज। उसका जो फेयर वैल्यू है, जो वो मुझे हम्म। मार्केट की वैल्यू बोल रहा है, वो मेरे लिए क्या होगा। कॉस्ट। तो अब ये कॉस्ट मैंने उसको कितना पे किया, 750 मिलियन। क्योंकि मैंने उसको 25 ज्यादा पे किया, तो मेरे को कितने में पड़ा। 750। 725। अभी इसकी वैल्यू मेरी कितनी हो गई, 675। क्यों कम हुई भाई, कुछ ना कुछ हुआ होगा, डिप्रिसिएशन वगैरह हम्म। जो भी है उसके एसेट्स में, होता है नहीं होता है ऐसा। हाँ सर। उसका डेटा वो लोग दिए नहीं है, सिर्फ नोट दे दिए, आप समझ लो। ठीक है। तो अब आप देख सकते हो कि डिक्रीज इन द कैरिंग अमाउंट इज ड्यू टू डिप्रिसिएशन, टैंजिबल एसेट्स एंड अमोर्टाइजेशन ऑफ इंटैंजिबल एसेट्स विद लिमिटेड लाइफ्स, ठीक है। इसका वो हम्म। डेटा वेटा नहीं दे रहे हैं, ये सब एक्सट्रैक्ट है। तो ये आपका जो कम होने का कारण क्या है, आपका 725 से 675 क्यों हो गया, जबकि वो जबकि आपको एक्चुअली वो 725 ने 750 का ही पड़ा आपको, आप उसको 25 का गुडविल दिया, वो भी तो बैलेंस शीट में दिखाओगे। हाँ सर। तो वो भी हम लेंगे, क्योंकि वो भी तो हम लेंगे ना, गुडविल भी तो हमारा बैलेंस शीट में पड़ा हुआ रहेगा ना, बट इसका क्या हम्म। अमोर्टाइजेशन होगा, बस इसका इम्पेयरमेंट होता है। हम्म। तो 750 जो है हमारा टोटल जो पड़ा, वो अब हमारा 675 हो गया, ड्यू टू डिप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन एक्सेट्रा। ऐसे पूरा ठीक है। पोस्टमार्टम करना प्रॉब्लम का, तभी अच्छा लगता ना। अब आगे क्या देखना है हमको, बिकॉज द फेयर वैल्यू ऑफ द रिपोर्टिंग यूनिट इज लेस देन द कैरिंग अमाउंट। अब आपको समझ में आ गया कि आपका जो फेयर वैल्यू है वो हम्म। आपके कैरिंग अमाउंट से कम है, तो कम आपको है। ये क्लैरिटी मिल गई कि इंपेयरमेंट हो चुका है। अब हाँ। वही चीज आप कैलकुलेट कर लो। ठीक। हमें किसका कैलकुलेशन कर रहे हैं यहाँ पर, हम यहाँ पर कर रहे हैं पूरे के पूरे इंटेंजिबल एसेट्स का नहीं, हम्म। हम गुडविल का इंपेयरमेंट कर रहे हैं यहाँ पर। समझ में आ रहा है आपको। हाँ सर। हाँ, तो अब कंपेयर द इम्प्लाइड फेयर वैल्यू ऑफ गुडविल विद इट्स कैरिंग अमाउंट। आपका इम्प्लाइड फेयर वैल्यू ऑफ गुडविल कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, 5 लाख दिया हुआ है ना। हाँ। ये गुडविल कैसे फाइंड किए आपने, गुडविल कैसे फाइंड किए, मतलब जो भी JF रिपोर्टिंग यूनिट है, मतलब JF कंपनी जो भी है, वो अपना हम्म। फेयर वैल्यू इतना बता रही है, हम्म। कितना बता रही है, समथिंग इतना। हम्म। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, हम गुडविल का फेयर वैल्यू कितना देख रहे हैं, और उसका कैरिंग अमाउंट हम कितना बता रहे हैं देख रहे हैं, और उससे इंपेयरमेंट लॉस कितना हो रहा है वो देख रहे हैं। हम्म। मतलब हमारा गुडविल का जो कैरिंग अमाउंट है वो कितना है, 25 लाख। हमने उसको कितना पे किया गुडविल, 25 लाख। 25 मिलियन। हमारे बैलेंस शीट में हम गुडविल कितना बता रहे हैं, उसमें। 25 लाख बता रहे हैं ना। देखो मैं आपको बता रहा हूँ, 750 मैंने पे किया कंपनी को, जिस कंपनी को अक्वायर हम्म। कर रहा हूँ, इस पूरे के पूरे हम्म। में कौन किसको अक्वायर कर रहा है, अब आप ध्यान से समझ लो पूरा का पूरा पिक्चर कैसा है। हम्म। JF CDL कॉर्पोरेशन अक्वायर्स JF इंक। तो CDL कॉर्पोरेशन किसको पे कर रहा है, जी। JL है, JD है, वो कौन है, एक सेकेंड, JF, हम्म। JF इंक को कितना पे कर रहा है, 750, ठीक है ना। हम्म। एक्चुअली हम्म। में पूरा का पूरा कैरिंग अमाउंट कितना है एसेट्स का उसके, 725 जो मिलियन। भी उसके नेट एसेट्स बोलते हैं इसको,
नेट एसेट्स मतलब टोटल ऑफ एसेट्स माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटीज, हम पूरा अज्यूम कर लिया उसका, और ये उसके हिसाब से ये उसका फेयर वैल्यू है, और हमारे लिए क्या है, कॉस्ट। ये किसके लिए फेयर वैल्यू है, जेएफ के लिए, हमारे लिए कॉस्ट। तो हमने कितना एक्स्ट्रा पे किया, 25, ये हमारा गुडविल। तो हमारा गुडविल का कॉस्ट कितना है, 25। अब ये जो हमारा कॉस्ट है ये हमारा क्या है, कैरिंग अमाउंट। किसका कैरिंग अमाउंट, गुडविल। और आपको क्या लगता है ये अमोर्टाइज होगा, नेवर, नेवर इम्पेयरमेंट। तो अमोर्टाइजेशन नहीं होगा, तो इसका वैल्यू उतना ही दिखा रहे हैं हम। और हमने अभी क्या किया, क्वालिटेटिव असेसमेंट करके क्या मालूम किया, इम्पेयरमेंट होगा। तो ये क्वालिटेटिव असेसमेंट हमारा स्टेप 0 था, क्योंकि ये हमारा ऑप्शनल स्टेप है, हमने मालूम कर लिया, इंडिकेशन हमें मिल गया कि इम्पेयरमेंट होगा। जब इम्पेयरमेंट होगा मालूम कर लिए, तो उसके बाद क्या करना है, हमें अगला स्टेप में बढ़ना है, उसमें हमको क्या कैलकुलेट करना है, इम्पेयरमेंट लॉस ऑफ गुडविल, हमारा एम वही है, इम्पेयरमेंट लॉस ऑफ गुडविल। तो अब देखो आप, और हमने क्या किया, इम्पेयरमेंट हमारे बिजनेस का चेक किया पहले, ठीक है ना, एस्टिमेटेड फेयर वैल्यू ऑफ, अब हमारे पूरे बिजनेस का जो भी है फेयर वैल्यू इतना है, देखो, यूजिंग द सर्विसेज ऑफ वैल्यूएशन स्पेशलिस्ट मैनेजमेंट एस्टिमेट्स द फेयर वैल्यू ऑफ रिपोर्टिंग यूनिट। मतलब मुझे मेरे एक बिजनेस का मार्केट वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, हाँ, मैंने अपने बिजनेस का मार्केट वैल्यू फाइंड कर लिया, ये है। और एस्टिमेटेड फेयर वैल्यूज ऑफ आइडेंटिफाइबल नेट एसेट्स एट दिसंबर, मतलब आपका जो गुडविल होता है वो आपके आइडेंटिफाइबल एसेट से अलग होता है। आपको गुडविल हमेशा अलग रखना पड़ता है कि साथ में क्लब करके रखना पड़ता है, अलग अलग। हाँ, तो अब हम उस गुडविल को ही फाइंड कर रहे हैं, उस गुडविल के लिए हम इस फेयर वैल्यू को देख रहे हैं, किसको देख रहे हैं, फेयर वैल्यू को। तो हमारा जो वैल्यूएशन स्पेशलिस्ट को हम बुलाकर जब मालूम करवाए, तो हमारा जो कंपनी है उसका फेयर वैल्यू कितना है, 600 मिलियन। 600। और हमारे ही इस बिजनेस का जो 750 था वो कैरिंग अमाउंट, भाई वक्त के साथ साथ, ये कब का है पूरा, कब खरीदा मैंने उसको, जनवरी 1 को खरीदा, 14। हाँ, और ये मैं कब कर रहा हूँ, ये पूरा इंपेयरमेंट रिव्यू पूरे ईयर के एंड में कर रहा हूँ, एक साल, ईयर के एंड में। तो एक साल में मेरा जो भी है फेयर मार्केट वैल्यू कुछ इतना हो गया है। मैंने वैल्यूअर को बुलाया, क्योंकि ये सारे फैक्टर्स के वजह से मेरा कम हो गया है, कैश फ्लोस कम हो जाएगा, है ना। तो मैंने जब वैल्यूअर को बुलाया तो वो 600 मिलियन बताया, और मेरे एसेट्स जो 750 के वो भी 675 के हो गए, बिकॉज ऑफ डिप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन, एक साल के अंदर में बहुत सारे टैंजिबल इंटैंजिबल एसेट्स है मेरे पास। तो अब मेरे बिजनेस में भी मैं चेक कर रहा हूं, तो कैरिंग अमाउंट मुझे मतलब ज्यादा दिख रहा है मेरे फेयर वैल्यू से, तो मेरे रिपोर्टिंग यूनिट का भी एक तरीके से इंपेयरमेंट हो चुका है। रिपोर्टिंग यूनिट का इंपेयरमेंट हो गया, अब गुडविल का इंपेयरमेंट कितना हुआ वो फाइंड कर रहा हूं। So, अब देखो, because the fair value of reporting unit is less than its carrying amount, management must proceed to step 2। गुडविल का अलग केस है, पुराना केस के जैसा नहीं करना है आपको, मैं प्रॉब्लम समझा के थियरी बताऊंगा आपको अभी, ठीक है। तो आप अपने रिपोर्टिंग सेगमेंट का इंपेयरमेंट निकाल चुके हो, सेकेंड स्टेप में रिपोर्टिंग सेगमेंट का इंपेयरमेंट मालूम होने के बाद आप आगे के स्टेप में जाओगे। स्टेप 2, कंपेयर द इंप्लाइड फेयर वैल्यू ऑफ गुडविल विद इट्स कैरिंग अमाउंट। अब हमें गुडविल का फेयर वैल्यू चाहिए, तो अब देखो, CDL determines the implied fair value of goodwill on December 31st by performing an allocation similar to the one done when JF Inc was acquired। तो अब क्या करेगा वो, उसका जो आज का फेयर वैल्यू कितना है, जैसे JF Inc को अक्वायर करने के लिए उसने उसको कुछ पैसे एक्स्ट्रा दिए थे ना, वो जो एडिशनल पैसे दिए थे वो गुडविल था। अब हम ये देखेंगे कि आज हमारा वैल्यूअर जो बता रहा है वो फेयर वैल्यू इतना है, और हम अपना एस्टिमेटेड, हम अपना फेयर वैल्यू खुद निकाल रहे हैं। अभी क्या कर रहे हैं, खुद से निकाल रहे हैं। ये तो वैल्यूअर एक्सपर्ट ने दिया है हमें, इतना आपका वैल्यू हो गया, अब हम वाकई में ग्राउंड रियलिटी में चेक कर रहे हैं। तो हमारा जो भी एसेट्स हम ले लिए उसमें से लायबिलिटी निकाल लिए, और फेयर वैल्यू असाइन टू आइडेंटिफाइबल नेट एसेट्स हमारा ये है। ये एक्चुअल में हमारा फेयर वैल्यू ये आ रहा है, उसने कितना बताया, 600 मिलियन। एक्स्ट्रा क्या हो जाएगा,
गुडविल होगा एक्स्ट्रा। गुडविल, एनीथिंग एडिशनल टू द कैलकुलेटेड एसेट विल बी, जो कैलकुलेशन हम करेंगे, एनीथिंग ओवर एंड अबाउट द कॉस्ट विल बी गुडविल। मार्केट वैल्यू उसका डिफरेंस गुडविल रहेगा। हाँ सर। तो हमें अपना गुडविल भी मिल गया, ठीक है। ये हमारा फेयर मार्केट वैल्यू वैल्यूअर का बताया हुआ, ये हमने कैलकुलेट कर लिया और ये हमारा गुडविल मिल गया। इम्प्लाइड फेयर वैल्यू ऑफ गुडविल, ये है एक्चुअली में, ये हमारा गुडविल का फेयर वैल्यू आ गया। और आपका, अब मेरे को बताओ कि आपका गुडविल का फेयर वैल्यू, ठीक है, गुडविल का कैरिंग अमाउंट कितना था पहले से? 250 मिलियन, 25। हाँ वही जो 25 लाख। और आपका गुडविल का फेयर वैल्यू अभी आपने जो निकाला वो कितना आया? 5 लाख। Your carrying amount is more than your fair value by how much? फेयर वैल्यू 20। ये क्या है आपका? इम्पेयरमेंट Of what? गुडविल। That's it. तो इम्पेयरमेंट लॉस आपका कैलकुलेट हो गया, ठीक है। हाँ। इसे आप P&L में दिखा दो। फिनिश्ड। चलो अब हमारा थियरी देखते हैं। ये तो क्वेश्चन कर लिए, अब थियरी देखते हैं क्या बोलता है। देखो, गुडविल इज डिफाइंड एज द अमाउंट, यहाँ पर ध्यान से पूरा का पूरा जो प्रैक्टिकली आप किए वो पूरा देख सकते हैं, थियोरेटिकली आपको समझ में आ जाएगा। Goodwill is defined as the amount by which the payment a purchaser has made for a company exceeds the fair value of the net identifiable assets. उसका जो भी फेयर वैल्यू वो आपको बता रहा है, उस फेयर वैल्यू के ऊपर एक्स्ट्रा एडिशनल पेमेंट आप जो कर रहे हो परचेज करने के लिए वो बिजनेस को, वो क्या हो जाएगा आपका? गुडविल। गुडविल हमने देख लिया ना वो। हाँ, भाई आप जिससे खरीदने जाओगे आप उसको बोलोगे कि आप मेरे को अपना बिजनेस का प्राइस बताओ, वो आपको सबसे लीस्ट प्राइस बताएगा कि सबसे हाईएस्ट प्राइस बताएगा? हाईएस्ट ही बताएगा। हाँ, वो हाईएस्ट तो मार्केट वैल्यू होती है ना, वो उस बिजनेस का मार्केट में क्या मिल रहा है वो देख के आपको बोलेगा। और आप उसके ऊपर भी कुछ एडिशनल पे करके जो लोगे तो वो गुडविल होगा। वो गुडविल गुडविल इज डिफाइंड एज द अमाउंट बाय व्हिच द पेमेंट अ परचेजर हैज मेड फॉर अ कंपनी एक्सीड्स द फेयर वैल्यू ऑफ द नेट आइडेंटिफाइबल एसेट्स। लाइक जो भी आपका पता है लायबिलिटीज निकाल के जो आएगा। और परचेज गुडविल मस्ट बी रिपोर्टेड एज सेपरेट लाइन आइटम ऑन द बैलेंस शीट, इसीलिए बता रहा हूं सेपरेट लाइन आइटम है, ठीक है। नाउ जनरली अदर इंटेंजिबल्स आर कंबाइंड एंड रिपोर्टेड एज वन फिगर ऑन द बैलेंस शीट, क्योंकि इसको सेपरेट इसलिए बताया जाता है क्योंकि ये अलग है, ये मतलब कॉम्बिनेशन से आता है सर, मतलब परचेज करने से आता है। गुडविल कैन बी एक्वायर्ड और डेवलप्ड इंटरनली, बट ओनली जो रिकॉग्नाइज होता है बुक्स में वो परचेज गुडविल होता है, वो हमें पता है। हाँ सर। The amount of goodwill purchase is equal to the difference between the purchase price paid and the fair value of the net assets received, ठीक है, ये पता ही है हमको। A company should not purchase goodwill on the books, ये ठीक है। Goodwill is considered to have an indefinite life and ठीक है, amortize नहीं हो सकता, impair होगा। चलो ये तो हमें accounting ट्रिक्स पता है। क्या ये लोग कैलकुलेशन का बता रहे हैं या नहीं बता रहे हैं? नहीं सर, कैलकुलेशन नहीं मतलब वैसा नहीं, ये लोग मतलब गुडविल का कैलकुलेशन बता ही नहीं रहे क्या? ठीक है, देखते हैं। चलो, if the price paid for a business is less than the value of net identifiable assets, the purchase is called, अच्छा इसको बार्गेन परचेज बोलते हैं एक्चुअली। देखो आप एक बात सुनो और समझो कि मैं एक बिजनेसमैन, मैं मिस्टर ए मिस्टर बी के पास गया और पूछा कि भैया आपका दुकान, आप जो भी आपका बिजनेस है उसका क्या कोट करोगे? वो बोलता है ठीक है मैं भी देख लूंगा तेरे को। वो बोलता है 10 लाख, जबकि उसकी वैल्यू सिर्फ उसको हो सकती है कि 5 लाख की रहे, एग्जाम्पल। तो ये इसको खरीदना है क्योंकि इसको पता है अच्छा खासा काउंटर है, और ये भी बोलता है कि इसको हमें नहीं बेचना है, अच्छा खासा प्राइस बोल देंगे। तो मार्केट में इतना प्राइस आ भी रहा होगा। और हम कल देखे थे कि ओवर पेमेंट का मतलब गुडविल मत समझना हमेशा, वो ओवर पेमेंट इसलिए कर रहा है क्योंकि इसको उससे फायदा है। ये बोलता है ठीक है वेल एंड गुड, आई एम रेडी टू पे 10 लाख के ऊपर। ये बोलता है कि ठीक है मैं आपको 12 लाख दे देता हूँ, कोई टेंशन नहीं, इन्हें 11 लाख दे देता हूँ। तो ये 1 लाख क्या हो गया? एक्स्ट्रा मतलब गुडविल। अब मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं कि ये जो भी गुडविल है, व्हाट दे आर सेइंग देयर, हाँ, अगर आप ऐसा सोचो कि अब इसको कोई गरज नहीं है, इसके पास बहुत पैसे पड़े हुए हैं, ठीक है ना, इसको कोई गरज नहीं है, इसके पास पैसे पड़े हुए हैं,
और गरज अब इसकी है, किसकी है, इस बिजनेसमैन की, बी की, और ये बोलता है कि भाई साहब आप मेरा बिजनेस ले लो ना, अभी मुझे मतलब मैं इसको कैरी ऑन नहीं कर पा रहा हूँ वगैरह। बोलता है ठीक है भाई, मैं आपको 8 लाख रुपए दूंगा बस, या मैं आपको 7 लाख रुपए दूंगा, ठीक है, आप ये छोड़ दो। ये बोलेगा कि भाई मेरा जो भी है 10 लाख रुपए आज मार्केट में बेचने जाऊंगा तो इतना तो मुझे मिल ही जाएगा साहब, बोल के बोलेगा। कॉस्ट के ऊपर मत जाना, इसका कोई नेम फेम भी है बेचारा। बोलेगा भैया मैं तो आपको 8 लाख ही दूंगा, तो ये उसको कम दे रहा है ना 2 लाख। इस 2 लाख जो कम दे रहा है इसको हम बोलेंगे नेगेटिव गुडविल, या इस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन को हम बोलेंगे बार्गेन परचेस। बार्गेन, बार्गेन परचेस में कम दिया जाता है। हाँ। तो अब देखो, if the price paid for a business is less than the value of the net identifiable assets, the purchase is called a bargain purchase. The acquirer must first reassess its मतलब अब acquirer को ये देखना है कि he must reassess its review of identifiable tangible and intangible assets acquired and the liabilities assumed to determine whether all the items have been, मतलब correctly उसने करेक्ट कोड करके तो मुझे दिया है ना, बोल के ये देखना पड़ेगा। अब मैं उसको कम पैसे तो दे रहा हूँ, गरज उसकी है मेरी नहीं है, पर मुझे ये असेसमेंट करना पड़ेगा कि वो जो बता रहा है वो सही तो बता रहा है, या मैं जो परचेस करने जा रहा हूँ उसका जो दे रहा हूँ वो अभी भी उतना ज्यादा तो नहीं है ना, ठीक है। All after reassessment has been made, if the purchase price is less than the fair value of the net assets received, the acquirer recognizes a gain on the purchase equal to the amount by which the purchase price is less than the value of the net assets received, ठीक है। The gain is recognized in income for continuing operations as of the acquisition date, मतलब आपको इस ट्रांजैक्शन से एक गेन हुआ है और उसे कहते हैं गेन ऑन बार्गेन परचेस। उसको आप किस में दिखाओगे, इनकम में दिखाओगे, ठीक है। मतलब आप इनकम स्टेटमेंट में गेन के तौर पे दिखा दोगे, इसका यही ट्रीटमेंट होता है। इसको भी ध्यान रखना, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। चलिए ये तो हो गया। अच्छा, द कॉस्ट ऑफ डेवलपिंग गुडविल और मेंटेनिंग परचेस गुडविल आर एक्सपेंस्ड एज दे आर इंकर्ड, मतलब द कॉस्ट ऑफ डेवलप, अगर आप गुडविल को इंटरनली जनरेटेड गुडविल की बात करोगे, इंटरनली जनरेटेड गुडविल मतलब आपका जो कुछ भी होता है, आपका नेम फेम, या आप अपने कंपनी में अपने एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग देते हो, हायर करते हो, ये सब उनके गुडविल के ऊपर करते हो ना। उनको ट्रेनिंग क्यों देते हो, ताकि उनका जो स्किल है वो एनहांस हो जाए। तो इन सब से उन गुडविल बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है? ये आप उनको गुडविल जेस्चर के तौर पे कर रहे हो ना, फ्री में ट्रेन कर रहे हो उनको, अपना काम भी करवाओगे, उनके स्किल्स भी डेवलप करोगे। तो इन सब चीजों के ऊपर जो खर्चा होता है वो हमारा एक्सपेंस होता है, वो हमारा मतलब वो हमारा कैपिटलाइज नहीं होगा। कैपिटलाइज क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो परचेस गुडविल नहीं है। और अगर आप गुडविल को परचेस कर भी लिए किसी का और उसको मेंटेन करने के लिए आपको खर्चे लग रहे हैं, जैसे मैंने किसी कंपनी को हायर कर लिया, जैसे टाटा ने लैंड रोवर को हायर किया। अब आप क्या सोचते हो कि टाटा के पास वो कैपेसिटी है, वो टेक्नोलॉजी है कि वो लैंड रोवर जैसी कंपनी के जो कार वगैरह बनते हैं या उसका टेक्निकल जो भी मतलब उसका नो हाउ है, वो क्या इसके एम्प्लॉयज को पता है? नहीं पता है। तो अभी अपने लोगों को उसके हिसाब से ट्रेन करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। और वो परचेस गुडविल को मेंटेन करने के खर्चे लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं? डेफिनेटली लग रहे हैं। हाँ, लग रहे हैं। तो इन खर्चों को उसे एक्सपेंस करना होता है। आप हमेशा ये दिमाग में लगा लो, ये बात को रजिस्टर कर लो कि अगर फ्यूचर प्रोबेबल इकोनॉमिक बेनिफिट्स आने की उम्मीद है और उस चीज का कॉस्ट रिलायबली मेजर हो सकता है तो ही वो एसेट है, नहीं तो वो हमेशा कैपिटलाइज नहीं करेंगे, उसको हम एक्सपेंस कर देंगे, ठीक है। जो एसेट होगा वही कैपिटलाइज होगा और एसेट के क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करेगा, डेफिनेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो ही वो हमारे बैलेंस शीट में आएगा। और वो पास्ट इवेंट से होना चाहिए, किसी ट्रांजैक्शन से होना चाहिए, ठीक है। आज बैठ के कुछ बना रहे हो तो वो हमारे लिए कोई तरीके से एसेट नहीं है। नाउ गुडविल इज नॉट अमोर्टाइज, ये हमें पता ही है, और आगे हम देखते हैं इसके बारे में कि उसको इंपेयरमेंट करना है। अब देखते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट। As with the other intangible assets that are not amortized, the company has option to first perform a qualitative assessment to determine if it is more likely than not that the fair value of the reporting unit is less than carrying amount. आपको ये देखना है क्वालिटेटिव असेसमेंट करके कि हमारा फेयर वैल्यू कैरिंग अमाउंट से कम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ठीक है। वही देखे ना हम लोगों ने। देखिए हमने देखा था कि हमारा जो कैश फ्लोस है वो फ्यूचर में 25% से कम हो जाएगा, तो इसका मतलब ये कि कैरिंग अमाउंट से हमारा फेयर वैल्यू कम होने के चांसेस हैं और इंपेयरमेंट हो जाएगा। यानी 50% चांसेस, 50% से चांसेस ज्यादा ये बन गए, 50% से ज्यादा ये चांसेस बन गए कि हमारा इंपेयरमेंट होगा। तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। करेक्ट है कि नहीं ये पॉइंट? हाँ सर। इसके ऊपर हमने सारी क्लैरिटी ले ली, ठीक है ना।
आप लोग टायर्ड तो नहीं हो गए ना? नहीं नहीं सर। हाँ, क्योंकि टायर्ड मत होना प्लीज, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है आप लोग के हाँ लिए कर रहे हैं। तो मतलब अगर हाँ मेरा फेयर वैल्यू का जो भी मतलब फेयर वैल्यू मैं समझता हूँ, या मेरा फ्यूचर के जो कैश फ्लोज आने वाले हैं उनका मैं अगर कोई भी प्रेजेंट वैल्यू करके देखता हूँ तो मुझे मार्केट वैल्यू मिलता है। यही तरीका होता है मार्केट वैल्यू डिटरमाइन करने का, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज। तो अगर किन्हीं फैक्टर्स की वजह से, यानी फैक्टर्स में हमने देखा है कि लेबर कॉस्ट या मतलब मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स, अगर ये कम हो जाएगा तो डेफिनेटली वहां पर इंपेयरमेंट हो जाएगा। दैट इज 50%, 50% मोर चांसेस है इंपेयरमेंट होने का, यानी मोर देन लाइकली द इंपेयरमेंट कैन हैपन। हाँ सर। वो तो हम देख लिए। अब आगे अगर इंपेयरमेंट हो जाता है तो फिर नेक्स्ट स्टेप में जाते थे, तो अब वही हम यहां पर भी करेंगे। So however, if the company concludes that it is more likely than not that the fair value of the reporting unit is less than the net carrying amount, the company proceeds to quantitative step। यानी अगर हमें ये लग जाता है कि हमारा fair value carrying amount से कम हो जाएगा, it is more than likely that the fair value will be less than the carrying amount, definitely impairment has happened and we can go for the next two steps। it is more likely than not, यानी 50% से ज्यादा चांसेस ये है कि हमारा फेयर वैल्यू हमारे कैरिंग अमाउंट से कम हो जाएगा, तो इंपेयरमेंट हमें दिख रहा है, वो तो हमें दिख ही रहा है कि हो रहा है, तो हम टू स्टेप मॉडल फॉलो कर लेंगे, आगे जाएंगे। सो द कंपनी कंपेयर्स द फेयर वैल्यू ऑफ द रिपोर्टिंग यूनिट whose purchase gave rise to goodwill including goodwill with reporting units carrying amount। अब ये सब जरूरत नहीं है, हमने ऑलरेडी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम कर लिया ना, उससे हमें समझ में आ गया। ये देखो यहां पर इंप्लाइड फेयर वैल्यू देख रहे हैं आप तारा, ये दिख रहा है आपको इंप्लाइड फेयर वैल्यू? हाँ सर। ये इंप्लाइड फेयर वैल्यू क्या है? क्या देखा था हमने अभी अपने इससे पहले के उसमें कैलकुलेशन के टाइम पे? व्हाट डिड वी सी? कहां पर है वो अपना पॉइंट? सर एक बार वापस एक सेकंड है, आप कंसंट्रेट नहीं कर रहे हो। यू आर गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड। देखो मैंने अभी इससे पहले नहीं, कोई बात नहीं, घर पे रहते हैं तो होता है सब। इससे पहले मैं आपको बताया था ना इम्प्लाइड वैल्यू क्या है, आपको समझाया था ना इम्प्लाइड वैल्यू कैसे फाइंड करना है। ये आपका इम्प्लाइड वो जो टोटल, हाँ, आपका जो फेयर वैल्यू आपका वैल्यूअर एस्टिमेट किया था उससे आपने आपका जितना भी मतलब फेयर वैल्यू आपने एस्टिमेट किया, भाई आपका भी एक एस्टिमेशन होता है और एक फेयर वैल्यूअर का भी एस्टिमेशन होता है ना। हाँ सर। तो वैल्यूअर ने बताया कि 60 मिलियन और आपने फाइंड किया तो 5,95,000 समथिंग आया। तो, हाँ, तो आपका इम्प्लाइड फेयर वैल्यू ऑफ गुडविल कितना है? इतना है। और आपका जो अनअमोर्टाइज्ड गुडविल जो आपका परचेस के टाइम पे जो गुडविल बना था वो इतना है। आपने दोनों का इम्पेयरमेंट कितना है चेक कर लिया। और इससे पहले का स्टेप क्या था आपका? आप ये चेक करना कि आपका रिपोर्टिंग सेगमेंट कितने से कम हो रहा है, यानी आपका रिपोर्टिंग सेगमेंट में भी इम्पेयरमेंट हुआ कि नहीं हुआ। आपका जेएफ एस्टिमेटेड फेयर वैल्यू कितना है, वैल्यूअर ने कितना बताया इतना। और आपका जो बिजनेस का जो भी, हाँ इंक्लूडिंग गुडविल, आपके बिजनेस का जो भी ये कितना आ रहा है आपका 67 समथिंग आ रहा है, तो 75 का आपका रिपोर्टिंग सेगमेंट का भी इंपेयरमेंट हो रहा है। और आपका गुडविल को आप इससे सेपरेट करके अलग से उसका भी इंपेयरमेंट फाइंड कर लोगे। तो वही हुआ ना, हमने वो जो देखा अभी वही चीज था। वो जो प्रैक्टिकली कर लिया, आप थियोरेटिकली करने की जरूरत नहीं है। देखो आप यहाँ देखो, द कंपनी कंपेयर्स द फेयर वैल्यू ऑफ द रिपोर्टिंग यूनिट whose purchase gave rise to goodwill including the goodwill with the reporting units carrying amount। मतलब गुडविल को इंक्लूड करते हुए आपके रिपोर्टिंग सेगमेंट का जो कैरिंग अमाउंट है उसको आप वैल्यूअर ने जितना आपको फेयर वैल्यू बताया उससे कंपेयर करके उसका भी इंपेयरमेंट हुआ कि नहीं हुआ वो देखोगे। फिर उसके बाद गुडविल, जब आपको यह मालूम हो गया है कि आपका गुडविल मतलब गुडविल इंक्लूड करते हुए आपका जो कैरिंग सेगमेंट है उसका इंपेयरमेंट हो चुका है, तो फिर आप उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में गुडविल का इंपेयरमेंट निकाल लोगे। तो मैं यहां लिख देता हूं लास्ट एंड फाइनल, वैल्यूअर ने एक फेयर मार्केट वैल्यू आपको बताया, तो वो वैल्यू आपका 60 समथिंग था। और आपका रिपोर्टिंग सेगमेंट जो 750 का हुआ करता था इंक्लूडिंग गुडविल, इसकी वैल्यू आज कितनी हो गई है? 675 समथिंग हो गई है। 675। हाँ, ये आपका कैरिंग अमाउंट कम होने का कारण है अमोर्टाइजेशन एंड डिप्रिसिएशन ऑफ टैंजिबल एंड इंटैंजिबल एसेट्स।
फिर भी अच्छा, आपका फेयर हाँ, मार्केट वैल्यू यानी आपका कैरिंग अमाउंट 675 है, फेयर मार्केट वैल्यू 600 है। आप क्या सोचते हो, आप जो बुक्स में बता रहे हो वो ज्यादा और मार्केट में आपको कम मिल रहा है, तो आपका इंपेयरमेंट कितने से हाँ, होगा? तो 75 का इम्पेयरमेंट हाँ, है। और अभी जो आपने रिपोर्टिंग सेगमेंट का फाइंड किया, रिपोर्टिंग सेगमेंट में इसके अंदर में आपका गुडविल भी मिला हुआ है। इंक्लूडेड है, हाँ। अब आपको इस गुडविल का जो 25 मिलियन का है, जितना आपने पे किया था, उसका आपको इंपेयरमेंट चेक करना है। और उसके लिए फिर नेक्स्ट स्टेप क्या करना है आपको, इंप्लाइड गुडविल, इंप्लाइड फेयर वैल्यू ऑफ गुडविल फाइंड करना है। आपके पास गुडविल का कॉस्ट तो है, हाँ। लेकिन गुडविल का इंप्लाइड फेयर वैल्यू नहीं है, उसको फाइंड करना पड़ेगा आपको। उसको फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, वैल्यूअर ने आपका कितना बताया, 600 मिलियन 600। कितना बताया ना, और आप हाँ, अपने हाँ। जो भी एस्टिमेट, आपका जो एस्टिमेशन चल रहा है वो उससे अलग होगा, वो तो उसका वैल्यूएशन है, मार्केट वैल्यू का। हाँ। आपका जो एस्टिमेटेड वैल्यू है, हम्म, बस अब हम लास्ट स्टेप में ही हैं। आपका जो एस्टिमेटेड एस्टिमेटेड फेयर वैल्यू ऑफ आइडेंटिफाइबल नेट एसेट्स, आइडेंटिफाइबल नेट एसेट्स मतलब आप गुडविल को सेपरेट कर रहे हो। अब आप क्या कर रहे हो, हाँ, सेपरेट करो। पहले जब रिपोर्टिंग सेगमेंट लिया था, रिपोर्टिंग सेगमेंट लिया था तो इंक्लूड किया था गुडविल को भी, गुडविल को इंक्लूड करते हाँ, हुए रिपोर्टिंग सेगमेंट का, पूरे के पूरे रिपोर्टिंग सेगमेंट का इंपेयरमेंट फाइंड किया था। अब आप जो हाँ कर सर। रहे हो वो सिर्फ और सिर्फ आपके आइडेंटिफाइबल नेट एसेट्स ले रहे हो, उसमें से लायबिलिटीज निकाल रहे हो। मतलब वही नेट एसेट्स का मतलब आइडेंटिफाइबल जो भी आपके टोटल एसेट्स है माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटीज निकालोगे तो आपको अब आपका आइडेंटिफाइबल नेट एसेट्स मिल जाएगा। तो आपके आइडेंटिफाइबल नेट हाँ एसेट्स सर। की जो वैल्यू आ रही है, आइडेंटिफाइबल किसको बोलते हैं, हम्म जिनको हम सेपरेटली बेच सकते हैं, मतलब जो इंडिविजुअली बेचे जा सकते हैं या किसी ट्रांजैक्शन से, या हाँ। आप उसका ट्रांजैक्शन कर सकते हो, यानी वो बिजनेस के साथ ही बेचने की जरूरत नहीं है। और इसीलिए हम लोग गुडविल नहीं ले रहे हैं अब की बार, क्योंकि गुडविल हमारे हम्म बिजनेस से इनसेपरेबल होता है, यानी सेपरेट नहीं कर सकते, गुडविल बिजनेस के साथ ही बेचा जाता है। फाइन। हम्म हम्म तो अब हमने क्या किया, इंप्लाइड फेयर वैल्यू के लिए हमें जो भी मतलब वैल्यूअर ने जो वैल्यू दिया था उसका हमने एस्टिमेशन ले लिया, और अपना खुद हम्म का भी आइडेंटिफाइबल नेट एसेट्स का एस्टिमेशन ले लिया, और वो 595 आया। तो हमें 5 जो भी मतलब डिफरेंस बचा वो इंप्लाइड फेयर वैल्यू ऑफ गुडविल आ गया। अब इसको हम किससे हाँ, कंपेयर करेंगे, ये हमारा फेयर वैल्यू है और ये हमारा कैरिंग अमाउंट है करेंगे। गुडविल का। दोनों को कंपेयर किया, 20 का इंपेयरमेंट लॉस ऑफ गुडविल, फिनिश्ड। हाँ ठीक है, सर। बहुत ही हाँ थकान वाली क्लास हो गई ना आज। सर, थोड़ा सा टिपिकल हो गया आज। नहीं, अब तो समझ में आ गया ना। हाँ, अब तो आ गया सर। ठीक वापस एक है, बार, एक मतलब ये वीडियो एक बार और मतलब डाउनलोड करके हाँ हाँ, देखनी। पूरा वीडियो देखना और अच्छे से समझना। एंड अब कोई भी डाउट से नेक्स्ट क्लास में पूछना, मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं आएगा, इतनी क्लैरिटी से जाके हम लोगों ने किया है कि बिल्कुल नहीं आना चाहिए। ठीक है, हाँ हाँ चलो, ठीक। और मैं लिंक भी भेज रहा हूँ अभी। ओके ओके हाँ हाँ हाँ। ओके सर, एक अजीज। और बात पूछनी थी। हाँ सर, मतलब अगर जो वो अपने पास क्लासेस किए, एक दिन मतलब डाउट सेशन रख लेते हैं। हाँ, क्यों नहीं, संडेज को लगा, संडेज को नहीं, कोई भी एक दिन लगा लेंगे डाउट सेशन। ठीक है सर। आप मेरे को उसका प्लान करने दो एक बार, मैं कुछ भी कोई भी एक दिन डाउट सेशन लगा लेंगे उसका। ठीक है, ठीक। ओके। ओके। ओके तारा, ओके ओके। अजीज, बाय बाय बाय। Okay, bye, sir. Thank you. बाय बाय बाय, गुड नाइट, बाय।